नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड टुडे वी हैव इन आवर स्टूडियो डॉक्टर अस्मिता, प्रिंसिपल, Harshu Advani College of Special Education, Mumbai, having 20 years experience in this field. Welcome to RCI. थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 265-11-613 और हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। तो चलिए आइए हम मैम से पूछते हैं आज वो हमें लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में क्या बताएंगे। शुरुआत में मैं ये कहूँगी कि लैंग्वेज असेसमेंट मतलब भाषा मूल्यमापन ये श्रवण विकलांग बच्चों की शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत जटिल भी है। बेसिकली जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा एक ऐसी संकल्पना है जो इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत जटिल भी है और श्रवण विकलांग बालक के पूरे विकास के साथ जुड़ी हुई है। और मूल्यमापन भी ऐसी एक इशू है जो बहुत जटिल है, बहुत डीप रूटेड है और कितनी अच्छी तरह से आप मूल्यमापन को समझते हैं उस पर निर्भर है कि कितनी अच्छे टीचर आप बन पाते हो। तो ये भाषा और मूल्यमापन अपने आप में दोनों इम्पॉर्टेंट संकल्पनाएं हैं और जो दोनों सब साथ में आते हैं तो इशू और भी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और भी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी श्रवण विकलांग बालकों की बात होती है तो उनकी भाषा की बात होती है। तो क्योंकि अनेक वजहों से हम जानते हैं कि बच्चों का भाषा विकास जो है वो अपर्याप्त होता है, इनएडिक्वेट होता है और क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पीड इन तीनों मामलों में बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो भाषा का मूल्यमापन और भाषा सिखाना यही पूरी शिक्षा व्यवस्था का फोकस रहता है, क्योंकि जब तक हम भाषा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इट इज़ लाइक अ प्री रिक्विजिट, ये एक पूर्व आवश्यकता है कि हम पहले भाषा का साधन प्राप्त कर ले ताकि ज्ञान का देना लेना संभव हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मूल्यमापन होना आवश्यक है। तो भाषा मूल्यमापन इज़ लाइक एन ओशन, बहुत एक महासागर जैसा वो विषय है। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए ले आई हूँ। मैंने खास तौर पे ये देखा है कि डीएड का जो सिलेबस है उसमें जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है लैंग्वेज असेसमेंट से जुड़ी हुई उस पर मैं बात करूँगी और कुछ ऐसे विषय है जो शायद आपके डीएड बीएड सिलेबस में ना हो पर एक टीचर होने के बावजूद आपको वो जानना ज़रूरी है। तो हम शुरू करें स्लाइड से। हाँ जी। तो हम इस प्रेजेंटेशन में जो मुद्दों को, बिंदुओं को स्पर्श करेंगे वो है कि थोड़ा भाषा मूल्यमापन की थियरी हम समझ लेंगे, क्योंकि उसके सिवा उसका प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेशन उसके बारे में बात करना संभव नहीं है। फिर हम भाषा की संकल्पना क्या है वो भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हम भाषा के मूल्यमापन की बात कर रहे हैं। फिर जो क्लासरूम टीचर्स है, जो शिक्षक है, उनके लिए भाषा मूल्यमापन के बारे में जानना क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आवश्यक है। विशेष पाठशालाओं में जो काम करते हैं, जो करने वाले हैं या उसके लिए जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है उसकी बात करेंगे। फिर समावेशित शिक्षा जो बड़े तौर से इंडिया में आ रही है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। तो समावेशित शिक्षा में भाषा मूल्यमापन किस प्रकार से होना चाहिए, करते समय क्या मूल तत्व प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर पे अर्ली इंटरवेंशन यूनिट्स जो है, शीघ्र हस्तक्षेपन सेंटर्स या फिर प्री स्कूल जो है, जो बच्चे 5 साल या 4 साल से कम उम्र के हैं, तो उनका भाषा मूल्यमापन किस तरह से करना है और डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। So the main features of today's presentation, we will stress upon the theory of the language assessment, how to carry on the language assessment into the classroom setting, into the inclusive setting and in the early intervention centers. मैम, अगर हम देखें कि एक प्रीलिंगुअल डेफनेस है बच्चे को और पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है बच्चे को, तो प्रीलिंगुअल डेफनेस में हम लैंग्वेज असेसमेंट कैसे कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज तो डेवलप होगी नहीं। I wouldn't say language develop होगी नहीं, because there isn't a state called zero language.
ऐसा तो होता नहीं कि लैंग्वेज है नहीं। हाँ, पर जो लैंग्वेज इन श्रवण विकलांग बालकों के पास होती है वो बहुत हद तक अपर्याप्त होती है, एंड जैसे मैंने अभी कहा कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी में कम रहती है। वो भाषा इतनी नहीं होती है कि वो ज्ञान का बोझा उठा सके। सो अक्सर ऐसा होता है। ये जो मुद्दा आपने पूछा कि प्रीलिंगुअल डेफनेस एंड पोस्टलिंगुअल डेफनेस, तो हाँ, कुछ हद तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रिटिकल एज हम लोग कहते हैं, सेंसिटिव पीरियड है 0 to 3 years अगर मान के चले, एक्चुअली थियरी आज ये कहती है कि 0 to 1.5 इज द क्रिटिकल पीरियड, बट 2 या 3 साल तक उसके पहले अगर डेफनेस का ऑनसेट है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अलग होता है, और उसके बाद है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अलग होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा कि विशेष पाठशालाओं में जो बच्चे होते हैं या जो शिक्षक काम करने वाले हैं उनके बारे में बात करनी है, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रीलिंगुअल डेफनेस, दोज हु हैव प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, जिनका हियरिंग लॉस इतना है कि हियरिंग एड डालने के बाद भी उनको ट्रेनिंग के जरिए ही सिखाया जा सकता है, अपने आप में वो भाषा विकास नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा, प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल डेफनेस में लैंग्वेज प्रोग्नोसिस के बारे में बहुत फर्क आता है। तो हम आगे बढ़े अपनी थियरी के साथ। हाँ जी। जो अध्ययन प्रक्रिया जो है, जिसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। उद्दिष्ट निश्चिति, मतलब जब कोई भी विद्यार्थी आपके सामने हो तो कहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहला चरण हमेशा ये होता है कि पहले उद्दिष्ट निश्चित कर लीजिए कि बच्चे को क्या सिखाना है, फिर आप एक्चुअली जो आपने प्लान किया है वो सिखाएंगे, और फिर उसके बाद आप मूल्यमापन करेंगे कि जो उद्दिष्ट निश्चित किए थे, द टारगेट्स दैट वर सेट, वेदर दोज आर अचीव्ड और नॉट, तो उसके लिए मूल्यमापन करेंगे। तो ऐसे नजर आता है कि पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में 1/3 हिस्सा मूल्यमापन का है। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो उद्दिष्ट निश्चित करने के लिए भी मूल्यमापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक बच्चे का प्रायर नॉलेज एंड प्रायर लैंग्वेज, मतलब पूर्व भाषा और पूर्व ज्ञान, ये हम जांच नहीं लेते हैं, तब तक हम टारगेट सेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए, और फिर मूल्यमापन का सीधा संबंध सिखाने से भी है। तो ऐसा लगता है कि मूल्यमापन एक चरण है, बट वो बहुत अहम चरण है, और वो अगर हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर ले तो पूरी प्रक्रिया पे नियंत्रण पा सकते हैं, और वो पूरी प्रक्रिया सफल हो, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। So first we have to do the assessment in order to identify the goals. The particular goals are set for the child. Then the teaching learning process follows, and then after the assessment is done. So मैम बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की असेसमेंट हो गई, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव हो गई। वेरी ट्रू। मतलब गोल सेट करने से पहले भी असेसमेंट करा है और गोल सेट करने के बाद भी असेसमेंट किया है। वेरी ट्रू। ये जो असेसमेंट है, आपने बहुत सही कहा कि 2 प्रकार की है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। वो अक्सर स्टूडेंट्स मानते हैं कि कब असेसमेंट होता है उसके आधार पर ये 2 विभाग बनाए गए, पर ऐसा नहीं है। असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उद्दिष्ट क्या है, उसके आधार पर ये फर्क किया गया है। जब हम सिखाने के पहले मूल्यमापन करते हैं तो उद्दिष्टों को निश्चित करना, ये उसका पर्पस होता है, और जब हम सिखाने के बाद मूल्यमापन करते हैं भाषा का, ज्ञान का, किसी भी चीज का, तो वो समेटिव असेसमेंट कहलाता है, क्योंकि उसका उद्दिष्ट ये होता है कि सेट किए हुए टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं वो देखना। ये भी सही है। भाषा मूल्यमापन की अगर हम परिभाषा देखें तो सिंपल सी है। भाषा मूल्यमापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या समूह के भाषिक ज्ञान, विकास या प्रयोग के वर्तमान स्थिति को खोजकर निश्चित किया जाता है। इस परिभाषा में हम देखेंगे कि 3 important terms are used. First is प्रक्रिया, which is process. It is absolutely important, हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो मूल्यमापन जो है वो एक प्रक्रिया है। अक्सर टीचर्स ऐसा मान के चलते हैं कि एक लेसन 40 मिनट का है, तो उसके अंत में जो 5 मिनट में कुछ प्रश्न पूछने हैं, हो गया, दैट इज मूल्यमापन। या टीचर्स भी जो एक्सपीरियंस्ड है, कई बार वो ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा टीचिंग एड, सब सिखाने के लिए अपना वक्त भी वो ज़्यादा देते हैं। उतना प्लानिंग, उतनी योजना या उतना रिसोर्सफुलनेस असेसमेंट में नहीं जाता है। तो असेसमेंट भी एक प्रक्रिया है जिसके चरण हम देखने वाले हैं आगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि इट इज़ नॉट वन इवेंट,
जब एग्जाम होती है या जब बच्चे उत्तर लिखते हैं प्रश्न पत्रिका में, या जब टीचर सवाल पूछती है और बच्चे जवाब देते हैं, तो उतना वो जो छोटा इवेंट होता है, बस वही असेसमेंट नहीं होता है, उसके पहले भी बहुत है और उसके बाद भी बहुत है। और असेसमेंट जो है वो व्यक्तिगत तौर पर भी, मतलब इंडिविजुअलाइज लेवल पे भी हो सकता है, एंड ग्रुप लेवल में, समूह में भी हो सकता है, एंड देयर इज अ मार्क डिफरेंस इन द टू। दोनों के ऑब्जेक्टिव भी अलग है और दोनों का फंक्शन मतलब कार्य भी अलग है। फिर ज्ञान, विकास और कौशल, इन तीन की बात की है या प्रयोग की बात की है। तो जैसे कि डीएड सिलेबस में या बीएड सिलेबस में है, और बहुत सारे ट्रेनीज जानते भी होंगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, जो फर्क चॉम्स्की ने अच्छी तरह से समझाया है। तो भाषा का अंतर्गत ज्ञान जो इनेट है और जो इंटेंजिबल है, मतलब अस्पर्शनीय है, हम एक्चुअली उसको नहीं मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करना एक्चुअली हमारा उद्देश्य रहता है। पर हमें जो दिखाई देता है वो है भाषा का परफॉर्मेंस। तो वो फर्क यहाँ पे है कि भाषा का ज्ञान अलग और भाषा का परफॉर्मेंस मतलब प्रयोग अलग। तो इन दोनों स्तर पे हमें देखना होगा कि हमें कौन सा मूल्यमापन करना है। So if we want to define what is language assessment, we can say it is a process within which the knowledge, the use and the development of the language in the present state of a particular person or a group of person is identified. So आगे बढ़ते हुए मैम हम क्या देखेंगे और लैंग्वेज असेसमेंट में? जैसे कि मैंने कहा ना कि एक प्रक्रिया है, तो आई थॉट आई जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट द स्टेप्स इन दैट। जो स्टेजेस है, जो चरण है भाषा मूल्यमापन की प्रक्रिया के, उसको हम क्विकली देख लेंगे। सबसे पहले उसमें है आवश्यकता पहचानना। बहुत बार शिक्षा व्यवस्था में या क्लासरूम में ऐसा देखा गया है कि टीचर्स जो भी करते हैं, अगर उनको पकड़ के पूछा जाए कि आप ये क्यों करते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाते। सदियों से हो रहा है, एग्जाम क्यों ले रहे हैं? अरे एक स्कूल है तो एग्जाम होगी, स्कूल है तो मूल्यमापन होगा। पर थोड़ा आंखें खोलकर, थोड़ा शांति से और थोड़े गंभीरता से देखना होगा कि जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं। तो ये जो मूल्यमापन की आवश्यकता है वो पूरे सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टीचर ने पहले पहचाननी चाहिए कि मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है। उसके बाद जो हाथ में रिजल्ट आएंगे उसका मुझे क्या करना है। इट इज जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स कि चलो क्या मई महीना आ गया है तो एग्जाम लेनी है, नवंबर है तो एग्जाम लेनी है। इट इज नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू लिंक इट वेल विथ योर टीचिंग। तो उसके लिए पहले आवश्यकता पहचानना जरूरी है। फिर बहुत सारी योजना बनानी पड़ती है। अक्सर ये भी देखा गया है, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि टीचर्स बहुत सारा ध्यान टीचिंग पे देते हैं पर असेसमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो योजना बनानी है उसमें बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। विशेषतः श्रवण विकलांग जो बालक है, उनके साथ कोई भी शिक्षा या देनी है या भाषा सिखानी है या मूल्यमापन करना है, कुछ डिसीजंस हैव टू बी मेड। एंड वो जो निर्णय है उसमें से सबसे पहला है कि कौन से मोड से भाषा का मूल्यमापन होगा। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि भाषा एक अंतर्गत प्रणाली है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको मेजर कैसे करेंगे? तो वो परफॉर्मेंस के थ्रू हमें कॉम्पिटेंस तक पहुंचना होता है। तो ये परफॉर्मेंस में 3 सीढ़ियां है जो जिसके द्वारा हम भाषा की तरफ, अंतर्गत भाषा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसमें वो 3 जो विकल्प हमारे सामने हैं वो है सुनने और बोलने के द्वारा हम भाषा का मूल्यमापन कर सकते हैं, पठन लेखन रीडिंग राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू हम भाषा का मूल्यमापन कर सकते हैं। तो जब हम योजना बनाते हैं कि बच्चे का भाषा मूल्यमापन करना है विद्यार्थी का, तो हमें ये निर्णय लेना होगा कि कौन से रास्ते से हमें वो भाषा की तरफ पहुंचना है। फिर भाषा मूल्यमापन में अनेक प्रकार उपलब्ध है। टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, टीचर मेड टेस्ट। तो ये औपचारिक, अनौपचारिक और शिक्षक निर्मित कसौटी, जिसको हम अक्सर कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, सेल्फ रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये भी एक विकल्प उपलब्ध है जिसमें हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कौन से प्रकार का असेसमेंट करना है। फिर हमें ये भी डिसाइड करना होगा, जैसे मैंने अभी कहा, कि सिर्फ परफॉर्मेंस लेवल तक हमें मूल्यमापन करना है या एक्चुअली जड़ तक पहुंचना है कॉम्पिटेंस में, मतलब एक्चुअली बच्चे के दिमाग में कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्या उसके स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, वो देखने हैं। तो हमारा फोकस अलग रहेगा अगर हमें कॉम्पिटेंस की ओर पहुंचना है। तो
जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कब करना है, सिखाने के पूर्व करना है या सिखाने के बाद करना है, उसके आधार पर भी योजना बनाई जा सकती है। और ये जो भाषा मूल्यमापन है उसके 3 मापदंड है। एक्चुअली मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है या कोई लेडी रोटी बना रही है, तो उसका आप मूल्यमापन करें। तो कहीं भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो देयर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन मेजर इन दैट। कोई भी स्किल है, कोई भी किसी चीज़ का ज्ञान है, उसको 3 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, 3 पैरामीटर्स यूज करके, एंड वो है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पीड। तो जब हम भाषा मूल्यमापन की भी बात करते हैं तो हम इन तीनों अंगों को छूना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अक्सर टीचर्स जो होते हैं वो दे गो फॉर क्वांटिटी, मात्रात्मक तौर पर भाषा कितनी है वो बहुत बार टीचर देख लेती है, बट क्वालिटेटिवली गुण जो भाषा के हैं वो बच्चे में कितपत विकसित हुए हैं ये कम देखा जाता है। और भाषा पे प्रक्रिया करने का जो गति है वो भी बहुत कम बार देखी जाती है। तो मैम जैसे ये गुण और गति, क्वालिटी और क्वांटिटी जैसे आपने बताया, तो क्वालिटी जो क्वांटिटी हो गई वो रिलेटेड टू वोकैबुलरी हो गई। Yes, vocabulary and syntactic structures both. Okay. Language is a combination of vocabulary and syntactic structure, जिसको हम आम भाषा में ग्रामर कहेंगे। तो मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ कि भाषा एक दीवार की तरह है जिसमें ईंट भी है और सीमेंट भी है। वोकैबुलरी इज लाइक ब्रिक्स, जो छोटे छोटे आइटम्स है, और उनको जोड़ने वाले जो सिस्टम है जिसको हम ग्रामर कहते हैं, दैट वर्क्स लाइक अ सीमेंट। तो अगर आपको अच्छी भाषा बनानी है, अच्छी दीवार बनानी है, तो सिर्फ ईंट एक के ऊपर एक रख के नहीं होने वाला है। तो ये जो श्रवण विकलांग बालक है उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि टीचर्स का फोकस बहुत बार वोकैबुलरी तक सीमित रहता है। भाषा का मूल्यमापन मतलब वोकैबुलरी तक सीमित रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब तक वो सीमेंट बीच में नहीं आता है तब तक दीवार ना मजबूत बनेगी ना लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। तो ये कर्णबधिर जो श्रवण विकलांग बालक है उनकी भाषा के साथ ऐसा ही होता है। तो हमें जब गुण देखने हैं, मतलब क्वालिटी देखनी है भाषा की, तो ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स या ग्रामर है उसकी तरफ भी बहुत ध्यान देना होगा। आगे मेरे प्रेजेंटेशन में उस पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से टीचर्स को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से वो जब व्यवसाय की योजना बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, तो ग्रामर का फोकस नहीं छूटना चाहिए। भले बच्चे 10th 9th स्टैंडर्ड के हो तो भी जिस तरह से नॉलेज का फोकस छूटना नहीं चाहिए उस तरह से ग्रामर का फोकस भी नहीं छूटना चाहिए। वो हम आगे देखने वाले हैं। For now we have discussed 2 points under the assessment procedure. The first foremost point is to identify the need for the assessment, for what purpose we want to do the assessment of the child. Second, we have to plan the strategies how to carry on the assessment further. For this there are different things. First we have to identify on the basis of through which mode you want to identify the language into the child, either through reading writing mode, through listening hearing mode, or through sign language. Next, there are certain assessment like formal assessment, informal assessment, norm reference test, self reference test, or criteria reference test. Next, we have to identify what we want to assess the child. Basically, the performance or the competence. Performance is that option during which the child is expressing himself, and competence is that whether the child is able to comprehend what is being taught to him. Next is there are certain जिसे कहते हैं हम मापदंड, which is quality, quantity, and speed, which we have already discussed. And the assessment is done basically. Assessment is 2 types: formative and summative. Formative is done prior to teaching a skill, and summative is done after teaching a skill in order to know what the child has learned a lot. आगे बढ़ते मैम हम क्या देखेंगे? ये जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यू हैव ऑलरेडी सेड कि हमने आवश्यकता की बात की, योजना बनाने की बात की। अब अगर आप आके देखेंगे तो ये जो मूल्यमापन होता है उसकी जो सफलता है वो बहुत हद तक साधन पे डिपेंडेंट रहती है, कि निर्भर रहता है कि कौन सा साधन आप प्रयोग में ला रहे हैं, किस तरह से आपने उस साधन का चयन किया है। तो पहले तो हमें यह निश्चित करना होगा कि अगर मुझे मूल्यमापन करना है तो उसके लिए क्या साधन मैं प्रयोग में लाऊंगी। तो उसमें 3 विकल्प है कि एक स्वयं साधन का निर्माण करना, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो टीचर्स है वो अपने आप क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, तो वो हर टाइम जब वो मूल्यमापन करते हैं तो वो साधन का निर्माण करते हैं। देन तैयार साधन का चयन करना। देयर आर मेनी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज असेसमेंट टूल्स
जो प्रमाणित भाषा की टेस्ट होती है वो उपलब्ध होती है। अनफॉर्चुनेटली भारत में ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करते हुए टेस्ट उपलब्ध नहीं है, पर वो भी एक विकल्प रहता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले ले, जो टूल रेडी है, जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, और उसके जरिए भाषा का मूल्यमापन करे। और तीसरा एक विकल्प ये है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट को ही अपनी आवश्यकता के अनुसार अडेप्ट कर ले। तो अनुकूलन जो साधन का करना होता है वो करते हुए भी भाषा मूल्यमापन किया जा सकता है। तो ये हो गया योजना के संदर्भ में कि आवश्यकता पहचाननी है, योजना बनानी है, फिर साधन निश्चित करना है, और फिर आता है एक्चुअल मूल्यमापन, जिसमें हम टीचर, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम लेते हैं, या बहुत छोटा अगर विद्यार्थी है, प्री स्कूल का है, तो उसको ड्राइंग बनाने को कहते हैं। कुछ भी बालक जो करता है, लिखता है, या अगर कविता है उसको बच्चे को सुनानी है तो वो परफॉर्मेंस देता है, तो वो एक्चुअल इवेंट ऑफ असेसमेंट टेक्स प्लेस। तो कार्यान्वित करना जरूरी है, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद जो होता है वो है निष्कर्षों का विश्लेषण करना। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार ऐसे टीचर्स को लगता है कि एग्जाम कर ली या फिर असेसमेंट कर लिया और हाथ में कुछ आंकड़े आ गए और यहाँ पे मूल्यमापन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, पर एक्चुअली हम शांति से देखें तो समझ में आएगा कि यहाँ पे मूल्यमापन शुरू होता है, क्योंकि आंकड़े जो है वो अपने आप में कोई मायने नहीं रखते। जैसे कि मैंने अगर आपको कहा कि नेहा जो है उसको हिस्ट्री में फाइनल एग्जाम में 49 अंक मिले, तो ये 49 अच्छे अंक है या बुरे हैं, नेहा ने प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो आंकड़े जो है वो अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जब आप उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो अगर ये लड़की है जिसने 49 मार्क्स ले लिए हैं, आप उसी के पहले मार्क्स देखेंगे, या फिर बाकी बच्चों का इवैल्यूएशन करके उनके मार्क्स देखेंगे, या फिर जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 49 ठीक है या नहीं देखेंगे, तो ही आप जज कर पाएंगे कि ओके ये प्रोग्रेस है या फिर ये प्रोग्रेस नहीं है। तो आंकड़े जो है उनको इंटरप्रेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जहाँ पे अक्सर आई फील टीचर्स लैक दिस कैपेसिटी कि नंबर तो जमा कर लेते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगी, उसको रिकॉर्ड भी कर देते हैं, डॉक्यूमेंट भी कर देते हैं कि इसको इस एग्जाम में इतने मार्क्स मिले, पर इस तरह से उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है कि उसके पहले के मार्क्स देखे, 6 महीने पहले उसकी क्या लेवल थी, आज क्या वाकई भाषा उसकी बढ़ी है, उसके स्कोर्स बढ़े हैं, कौन सी एरिया है जहाँ पे एरर्स कमिट किए हैं, कौन सी एरिया है जो मुझे ध्यान में रखनी है जब मैं आगे के उद्दिष्टों को निश्चित करूं। तो ये जब इंटरप्रिटेशन होता है वो कम होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन लेवल तक रह जाता है। और उसके बाद मैं बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, मैं अपने आप में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ और जिसके सिवा मूल्यमापन कंप्लीट नहीं मानती हूँ, वो है फीडबैक। और ये जो फीडबैक है कि बच्चे ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके ऊपर उसको खुद को, स्वयं को फीडबैक मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये फीडबैक उस तक नहीं पहुंचता है विद्यार्थी तक, तब तक उसने जो भी लिखा है समझिए एग्जाम में, उसमें से क्या गलत था, क्या सही था, किसकी वजह से मुझे मार्क्स मिले हैं, किसकी वजह से मेरे मार्क्स गए हैं, उसको कोई अता पता नहीं है। तो फाइनली क्या दिमाग में रखना है और क्या हटाना है ये भी उसे मालूम नहीं। सिंपल सा एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। सी, अगर किसी बच्चे ने निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है, माई मदर और वॉट एवर, 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, और वो निबंध में टीचर ने उसको 10 में से 3 गुण दे दिए। अभी जब तक टीचर उसको क्लियरली फीडबैक नहीं देती है, या तो रिमार्क के तौर पे या समझा के, तब तक उसको ये समझ में आने का कोई चारा नहीं है कि वो 3 मार्क्स क्यों मिले हैं और जो 7 गए हैं वो कहाँ गए हैं, क्यों उसको 8 मिले हैं, क्यों उसको 5 मिले हैं। Nothing that the child knows. So feedback is absolutely important in the whole process. Only then the learning will take place. Otherwise जो students का attitude क्या रहता है, एग्जाम लिख के पेपर दे दिए, देन मेरा काम खत्म हो गया। तो they are not even eager to see कि पेपर्स में क्या रिमार्क्स है, कहाँ पे टिक का चिन्ह है, कहाँ पे गलती का निशान है। They don't process all this. और अगर वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर तो वो पेपर कबर्ड में जाएगा, उसका कोई लाभ किसी को नहीं होगा। तो जब तक मूल्यमापन का सही और क्लियर फीडबैक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचे, तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। एंड अक्सर ये लास्ट स्टेप पे ही लाइक हम मार खा जाते हैं, वहां तक हम पहुंचते नहीं है, इसलिए पहले के सब स्टेप्स जो है वो वेस्ट जाते हैं।
तो मैम जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि नेहा को हिस्ट्री में 49 मार्क्स आए, मैम ये क्या डिटरमाइन करता है? ये उसकी परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है या उसकी कॉम्पिटेंस डिटरमाइन करता है? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सी, जैसे मैंने कहा कि पहुंचना तो हमें कॉम्पिटेंस की तक है, पर वैसे डायरेक्टली जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि कितना अच्छा होता कि जैसे टेबल को मेजर करते हैं वैसे यहाँ से ढक्कन खोलो और अंदर से भाषा को मेजर करो। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऑल्सो, बिकॉज देन दैट हैज मेड आवर लाइफ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग, इस तरह से भाषा का मूल्यमापन नहीं हो सकता है जिस तरह से हम कपड़े या टेबल को मेजर करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इंडिकेटर्स ढूंढने होते हैं कि एक्चुअली नेहा के दिमाग में आज हिस्ट्री का क्या ज्ञान कलेक्टेड है, उस तक मैं पहुंच नहीं सकती, ना उसको देख सकती हूँ ना छू सकती हूँ। तो जो मेरा एग्जाम है वो इतना अच्छी तरह से पेपर सेट किया होना चाहिए कि इट शुड इंडिकेट, इट शुड रिप्रेजेंट द नॉलेज इन हर माइंड। तो हमें जैसे आपने पूछा कि कॉम्पिटेंस का करना है या परफॉर्मेंस का करना है, तो छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हो सकता है कि हमें परफॉर्मेंस देखना है, पर अल्टीमेटली जब हम शिक्षा के बारे में और उसके आउटकम के बारे में चर्चा करेंगे तो इट हैज टू बी द कॉम्पिटेंस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So if we summarize the assessment process, we have seen the following points. First, we have to identify the need for assessment. Second, we have to search out the strategies on the basis of what we want to do the assessment. Third, there are different types of assessment. Maybe self-made assessment like the paper set by the teachers in the school, or there are different standardized language tests and we have to opt from them. Next step is to do the assessment. Then we have to interpret the numbers. After that, the documentation follows, and the last step includes the feedback which is to be provided to the child as well as to the teachers. आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या। अच्छा, फीडबैक के बारे में ही थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगी। फीडबैक दो प्रकार का होता है। जो हम अंक देते हैं बच्चों को वो अपने आप में एक फीडबैक है कि जैसे अगर मैंने कोई निबंध लिखा और मेरे टीचर ने मुझे 7 अंक दे दिए 10 में से, सो आई डू गेट सम फीडबैक, मुझे सम फीडबैक मिल जाता है कि मैं वेयर आई स्टैंड। दूसरी तरह का फीडबैक होता है जिसमें अच्छी तरह से रिमार्क्स लिखे हुए रहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। उस ऐसे पे कहीं पे लिखा होगा कि ये पैराग्राफिंग गलत है, कहीं पे स्पेलिंग की एरर है तो वो उसके ऊपर गोल किया हुआ है। अगर वाइंडिंग अप या इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है या अच्छा है तो वहाँ पे गुड है या स्माइली फेस है। तो हर चीज पे मुझे जितना क्लियर स्पष्ट रूप से फीडबैक मिलता है उतना मेरी ओर से लर्निंग होता है। तो जैसे पहले मैंने कहा कि अंक अपने आप में भी एक फीडबैक है, तो उसमें भी लगता है बहुत आसान है कि एक टीचर है उसने एक उत्तर जांच लिया है और कुछ अंक दे दिए हैं, बट वो प्रक्रिया भी बहुत मिसलीडिंग विद्यार्थियों के लिए हो सकती है, खास तौर पे जब हम श्रवण विकलांग बालकों की बात करते हैं। इस समय पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि जब हम मूल्यमापन करते हैं या जब हम सिखाते हैं तो 2 स्तरों पे विचार करना होगा। जब उद्दिष्ट निश्चित करते हैं तो भी 2 स्तरों पे विचार करना होगा, ज्ञान और भाषा। एक्चुअली दीज आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, उनको ऐसे इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं ज्ञान और भाषा को, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पर सुविधा के लिए अगर हम मान ले कि ज्ञान और भाषा ये 2 स्तरों पर हमें देखना है, तो जो उद्दिष्ट निश्चित करते हैं वो भी इन 2 स्तरों पे करने हैं। जब सिखाते हैं तो दोनों का फोकस रखना है और जब मूल्यमापन करते हैं तो दोनों का मूल्यमापन करना है। पर अक्सर मूल्यमापन के समय या सिखाते समय टीचर मिक्स्ड अप द इश्यूज, वो नॉलेज और लैंग्वेज को उतनी क्लियरली अलग से देखते नहीं है और फिर मूल्यमापन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये उदाहरण मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी कि अगर एक तीसरी कक्षा का विज्ञान की आप अगर पाठ्य पुस्तक ले तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने उठाया है, वो है जड़ों के कार्य के बारे में। यह है जड़ें जमीन में धसी रहती है, इससे वनस्पतियों को आधार मिलता है, वे जमीन में से लवण तथा पानी अवशोषित करती है और उन्हें तने तक पहुंचाती है। तो ये है कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, जो एज ए टीचर अगर मैंने तीसरी कक्षा में पढ़ाया है। उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि जड़ों के कार्य लिखे और उसको 2 अंक मैंने असाइन किए कि जवाब अगर सही है तो 2 अंक देने हैं। अभी एक टिपिकल श्रवण विकलांग बालक की जो भाषा होती है उसमें जैसे हम जानते हैं उसमें समस्याएं होती है, वो अपर्याप्त तो होती है। तो अगर ये उसका जवाब है कि जड़े जमीन में अंदर पेड़ आधार मिला, जमीन अंदर लवण और पानी अवशोषित करता है, तो एज ए टीचर आप इसको कितने गुण देंगे? 2 में से आपको देने हैं। तो उसमें क्या होता है, टीचर्स आर कंफ्यूज्ड
एंड मोर देन कंफ्यूज दे आर इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर आप उसको 2 में से 2 अंक देना चाहेंगे क्योंकि विज्ञान सही है, राइट, कोई टीचर कहेंगे कि इसको तो मैं 2 में से 2 अंक दूंगी क्योंकि जो बच्चे ने 2 पॉइंट्स लिखने एक्सपेक्टेड थे वो लिखे हैं, पर उसमें गड़बड़ क्या होगी, फिर बच्चा लैंग्वेज की तरफ कभी ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसकी गलत लैंग्वेज भी आपने स्वीकार कर ली है। सो हाउ विल द चाइल्ड नो कि मेरी भाषा ठीक नहीं थी, विज्ञान सही था फिर भी। तो 2 में से 2 अंक देना सही नहीं रहेगा क्योंकि फिर आप गलत फीडबैक दे रहे हैं, भाषा का फीडबैक नहीं दे रहे। अगर आप 2 में से 0 दे दे क्योंकि भाषा तो एकदम सरासर गलत है, तो फिर भी आप गलत फीडबैक दे रहे हैं, बिकॉज देन बच्चे को लगेगा कि कार्य अलग है जड़ों के, तो उसका विज्ञान सही है, ये फीडबैक उसको नहीं मिलेगा। बहुत बार टीचर्स एक मिडवे लेते हैं कि 2 में से 1 अंक देने का, कि विज्ञान का 1 अंक दे दिया और भाषा का 1 अंक काट लिया। अगेन मैं वही कहूंगी कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि विद्यार्थी को पता नहीं चलता है कि विज्ञान सही है इसलिए 1 मिला है या भाषा सही है और उसका 1 मिला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज असेसमेंट एंड टीचिंग आर लिंक्ड वेरी वेल। अगर आप सही फीडबैक सही समय में तुरंत देते रहेंगे तो टीचिंग के अलावा भी लर्निंग अपने आप बच्चे करते जाएंगे। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फीडबैक जरूरी है। तो चौथा विकल्प मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी कि 2 अलग गुण देने हैं बच्चे को, उसको ड्यूअल पर्पस असेसमेंट कह के माना जाता है, द्विउद्दिष्ट मूल्यमापन। मतलब शुरू में शायद विद्यार्थियों को समझ में नहीं आए, पर लगातार जब टीचर ऐसा करते रहते हैं कि किसी भी भाषा के रिस्पॉन्स को 2 नजरिए से 2 अलग गुण देते हैं, कि वही विज्ञान का जो भी जड़ों के कार्य बालक ने लिखा था तो विज्ञान में उसको 2 में से 2 मिलते हैं, पर भाषा में उसको 2 में से 1 मिलता है क्योंकि उसमें क्रियापद थे वो गलत थे। तो ये एक्चुअली सही तरीका है। पर इससे भी आगे जाके मैं कहूंगी कि कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं एज ए टीचर, बट लगातार उसको अपनाते रहना बहुत जरूरी है। कभी आप भाषा के अंक काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे, कभी आप स्पेलिंग को इग्नोर कर देंगे कि गलत है तो भी चलता है, कभी सडनली आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स के गुण काटते हैं। इस तरह से जो टीचर करते हैं उसमें ना तो लर्निंग मतलब फैसिलिटेट तो नहीं होता है, हैम्पर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा फीडबैक है, जो अंक भी हम देते हैं, वो बहुत गंभीरता से सोच के देने होंगे। आई हैव ऑलवेज सीन कि टीचर्स टेक असेसमेंट वेरी कैजुअली, कि एक टीवी देखते देखते, रेडियो सुनते सुनते फटाफट कॉपियां चेक करते हैं। दैट इज ओके, बट देन वो दैट कंसिस्टेंसी दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कि अगर मैंने एक बच्चे के स्पेलिंग के अंक काटे हैं या ग्रामेटिकल एरर्स के अंक काटे हैं तो दूसरे के भी काटने हैं और हर समय काटने हैं, सो दैट द चाइल्ड गेट्स सिस्टमैटिक फीडबैक कि ओके वो टीचर है ना, उसको ये गलत नहीं चलता है, ही विल पे अटेंशन एंड देन दैट इज व्हाट वी वांट, फिर लर्निंग टेक्स प्लेस। So feedback can be given in 2 ways. Either we can provide the remarks or we can provide the marks to the child, basically points. Basically we have to identify the knowledge as well as the language simultaneously. Although these are watertight compartments, but then also we have to assess the knowledge and language separately. As ma'am told an example, if we give a paragraph to the 3rd standard child, which is as follows: the roots are very important part of the trees. They bind the trees to the soil and they suck the minerals and water from the soil and transfer it to the stem. So if we provide a question to the child, write 2 functions of the roots, and it's for 2 marks question. Suppose a hearing impaired child writes the answer as the roots soil bind tree, and second point he writes the roots minerals water suck transfer to the stem. So basically what feedback we can provide, it can be in the following ways. Either we can provide 2 on 2 marks because the scientific fact is correct, either we can provide the 0 on 2 because the language is incorrect, or sometimes we provide 1 on 2 because the language is incorrect but the scientific fact is correct. But in all these 3 options, the wrong feedback is being provided to the child. We can have a dual purpose assessment or the feedback to the child. We can give 1 mark to the language and 2 marks to the scientific fact. So in a classroom setting, the prescribed assessment procedure should be followed by every teacher, because ultimately the assessment and teaching process goes simultaneously hand in hand. Yeah, I would just like to add one more point is
whatever strategy teachers follow, they have to use it consistently throughout the school. You know, school should actually, they should hold a meeting and decide the strategy, so that teacher wise it doesn't change, student wise it doesn't change, and paper wise, history, geography, it doesn't change. So the consistency of application is something very important. Can we move on later? We will see actually basically what language is. जैसे हम मूल्यमापन की बात अभी कर रहे हैं, और मैंने शुरू में भी कहा कि भाषा और मूल्यमापन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को और जटिल बना देते हैं। तो मूल्यमापन की बात करते करते हम ये भी देख ले कि एक्चुअली भाषा ये क्या संकल्पना है। तो हम यहाँ कोई हाईफाई डेफिनेशन या परिभाषा में नहीं चर्चा करेंगे, पर एक सीधी सी बात समझ ले कि भाषा जो है वो चिन्हों से बनी हुई है और वो अदृश्य मानसिक प्रणाली है, जिसको हम कहेंगे इट्स अ मेंटल रियलिटी। आई ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स कि वेयर इज द लैंग्वेज, कैन वी सी इट, कैन यू प्रूव इट एग्जिस्ट? सो वी कैन नॉट, एक्चुअली इट्स अ मेंटल रियलिटी। जैसे मोस्टली हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो वेरिएबल्स होते हैं, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग, लैंग्वेज, ऑल दीज आर मेंटल इनर रियलिटीज। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें भाषा तक पहुंचना है, बट वो बहुत आसान नहीं है। तो भाषा जो है वो स्पर्शनीय नहीं है, इट्स नॉट टेंजिबल, वो अमूर्त है, दैट मीन्स इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट। पर उसके 3 कॉन्क्रीट वेज है जिनके जरिए हम पहुंच सकते हैं, जैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। तो वो 3 मार्ग ये है कि सुनना बोलना, ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन से, पठन लेखन, दैट्स रीडिंग एंड राइटिंग, एंड यूज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज और एनी साइन लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। तो ये 3 सीढ़ियां है जिन पे चढ़कर हम भाषा तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम भाषा तक कैसे पहुंच सकते हैं। अभी उसमें मिसलीडिंग क्या होता है टीचर्स के लिए कि भाषा का पाठ्य पुस्तक रहता है स्कूल में, जैसे महाराष्ट्र में जिसको बाल भारती कहते हैं। तो अक्सर टीचर्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, जिसको डीएड सिलेबस में BLC कहा गया है, और ये जो पाठ्य पुस्तक जो भाषा सिखाती है, उन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अक्सर टीचर्स को लगता है कि टाइम टेबल में भाषा की कक्षा मतलब पाठ्य पुस्तक जो भाषा की है। तो हमको ये पहले देखना होगा कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या पढ़ाती है हमें। तो भाषा का जो पाठ्य पुस्तक है वो भाषा नहीं पढ़ाता है। तो जो अव्यंग बालक है, अबाधित बालक है, जिसको हम नॉन इम्पेयर्ड कहेंगे, जिसको अक्सर गलती से नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, तो ये जो अबाधित बालक है वो जब 3 या 4 साल का होते होते स्कूल आता है तो उसके पास भाषा का पर्याप्त साधन उपलब्ध होता है। बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस उसका पर्याप्त रूप में विकसित हुआ होता है। तो जब वो स्कूल में एनरोल होता है तो ज्ञान लेना उसके लिए आसान है, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए जो साधन लगता है भाषा का वो उसके हाथ में ऑलरेडी है। पर जब श्रवण विकलांग बालक स्कूल में आता है तो उसके हाथ में ये साधन नहीं है कहेंगे, या फिर बहुत अपर्याप्त स्वरूप में है। तो उसके लिए जब वो स्कूल जाता है तो सिर्फ ज्ञान नहीं लेना है, पहले वो भाषा का साधन प्राप्त करना है और उसके साथ ज्ञान भी लेते जाना है। टीचर के लिए भी इट्स अ ड्यूअल टास्क कि सिर्फ ज्ञान देना मेरा काम है करके नहीं रुक सकते हैं। पहले ये इंश्योर करना होगा कि वो ज्ञान जिसमें बांध कर देना है वो साधन उसके पास है या नहीं। तो ये जो बात है वो पाठ्यपुस्तक की वजह से मिसलीडिंग हो जाती है। पाठ्यपुस्तक जो होता है वो किस पर जोर देता है, तो वो साक्षरता पे जोर देता है, मतलब लिटरेसी, ग्रामर पे जोर देता है, और साहित्य। मतलब अगर कोई वाक्य है पाठ्यपुस्तक में कि शरद कमल देखो, पहली कक्षा में इसी तरह से वो शुरू करते, तो जो अबाधित बालक है उसको मालूम है शरद क्या है, कि एक लड़के का नाम है, उसको मालूम है ये कमल क्या है, देखो क्या है, ये कौन सा रूप है क्रियापद का। तो वो ही इज एबल टू प्रोसेस दैट लैंग्वेज एंड देन ही हैज टू लर्न हाउ टू राइट द वर्ड कमल। उसका वो ये नाम है, ओके, दैट्स अ नाउन, एंड कमल को पद्म भी कह सकते हैं, दैट इज लिटिल हायर लेवल लिटरेरी सेंस। तो जब तक वो भाषा की समझ जो है वो बच्चे को आ नहीं जाए तब तक लिटरेसी, ग्रामर एंड लिटरेचर इसकी तरफ हम बढ़ नहीं सकते। और ये अंतर होता है श्रवण विकलांग बालक और अबाधित बालक में, कि ये भाषा की जो समझ है वो श्रवण विकलांग बालक की अपर्याप्त रहती है। तो हमें जो है टीचर्स को वो उस पे पहले काम करना है। सीधे अगर आप लिटरेसी में गए
तो बहुत बार ऐसा होता है कि बोलो कमल या लिखो कमल, और बच्चे लिख पाते हैं या बोल पाते हैं कुछ हद तक, बट अगर उसका मतलब मालूम नहीं है, उसको कहाँ अपने दिमाग में किस तरह से उस पर प्रक्रिया करनी है, कौन से स्कीम में डालना है, ये अगर बच्चा नहीं जानता है तो फिर देन ही ओनली हैज टू मेमोराइज। उसमें फिर आकलन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो उसके ऊपर ज्यादा लक्ष्य हम नहीं दे पाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So we have seen that language is an abstract thing, and usually there are three modes to express a language, either through reading, writing, through listening, hearing, or through sign language. Usually a child which is not hearing impaired, when he comes to school, he has developed his basic language competence. The basic language competence is fully developed, and therefore the language, there are three components of the language which can be stressed upon, which is literacy, literature, and grammar. But if we talk about the hearing impaired child, it is very difficult to teach the child about these components of language, which is literacy, literature, and grammar. मैम जैसे जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, अगर वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे असेसमेंट का तरीका क्या होगा? बिकॉज अगर क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है तो जो साइन लैंग्वेज प्रणाली को अपनाते हैं उन स्कूलों को एजुकेशनल बाइलिंगुअल स्कूल्स कहते हैं, उनमें भी एग्जाम के लिए रीडिंग राइटिंग इज द टूल यूज्ड फॉर एग्जामिनेशंस। तो जैसे अगर कोई मराठी बच्चा है, वो मराठी सीखेगा बोलना सुनना और लिखेगा फिर मराठी स्क्रिप्ट में, तो इंडियन साइन लैंग्वेज का अगर कोई स्कूल है वहाँ पे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज करके इंडियन साइन लैंग्वेज सीखता है, तो जो भी सोसाइटी में भाषा है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, उसका लिटरेसी उसको विकसित करना होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए तो वही मोड यूज होता है। अच्छा, 1 minute, I would like to correct one of your statements which you made just now, that when a non-impaired child comes to school, he has complete control over the language. Actually, complete word is not right when we talk about language. That's why we use the word adequate. There is nothing like complete development of language. Like I said, there is no zero language, there is no 100% language. So we will use the word adequate or पर्याप्त होना. That's more appropriate. तो just to wind up the earlier point, टीचर्स जो है वो अक्सर कंफ्यूजन करते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक का मूल्यमापन है उनको लगता है वही भाषा का मूल्यमापन है। तो भाषा का मूल्यमापन पाठ्य पुस्तक के मूल्यमापन से अलग से हटके करना होगा। जिस तरह से आप नहीं कहेंगे कि मराठी, हिंदी, गुजराती का पाठ्य पुस्तक सिखाया तो बच्चों को भाषा आ गई, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का फोकस अलग रहता है। तो या इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि टीचर्स जब कक्षा में मूल्यमापन करते हैं, अक्सर कुछ हिस्सा सिखाते हैं, यूनिट सिखाते हैं और देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुई है या नहीं। या एज ए ट्रेनीज ऑल्सो जो अपने व्यूअर्स हैं वो लेसन्स देते हैं, 40 मिनट्स के कुछ लेसन्स, उसमें वो लास्ट के 5-6 मिनट रखते हैं मूल्यमापन के लिए। तो जब वो हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में थोड़ा हम अभी देख लेंगे। प्रश्नों का जब निर्माण करते हैं कोई भी टीचर्स, तो उसमें वो बहुत आम सी बात है कि जो प्रश्न वो स्पष्ट रूप से दिए होने चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि ये हम सब थियरी है, जब हम प्रश्न बनाते हैं तो स्पष्ट ही देते हैं, बट ऑलवेज वी मस्ट सी थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जब लिख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने सूचना स्पष्ट रूप से दी है, पर जो पढ़ने वाला है, जो विद्यार्थी है, क्या उसके लिए वो स्पष्ट रूप से सूचना है या नहीं है। एक आम गलती जो टीचर्स करते हैं उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगी कि ऊपर जब फिल इन द ब्लैंक्स है तो ऊपर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो कई बार ऊपर कहते हैं कि सही विकल्प चुनिए, और उनको लगता है ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बट फॉर द रीडर और फॉर द स्टूडेंट चुनिए मतलब क्या करिए, उस पर टिक करिए, उसको सर्कल करिए, उसको अंडरलाइन करिए, ये क्लियर नहीं है तो चुन लिया मैंने अपने दिमाग में विकल्प, इज दैट इनफ? नो। सो अक्सर ये होता है टीचर्स जब लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उनको लगता है ये बहुत क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, उसके कोई दो अर्थ नहीं निकल सकते, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब खुद करके देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये स्पष्ट नहीं है। तो ये उन सबको लगेगा कि इसमें नई बात क्या है, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ हमें थोड़ा गंभीरता से देखना होगा। प्रश्नों के ऊपर स्पष्ट रूप से सूचना लिखी हो, सीमित प्रश्नों में एक ही सही उत्तर हो। हम आगे देखने वाले हैं कि प्रश्नों के क्या प्रकार हैं,
उसमें से एक वन ऑफ द टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू आर क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, सीमित और मुक्त प्रश्न। तो कई ऐसे बार होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी लिखा तो भी सही है और ये ऑप्शन लिखा तो भी सही है, या मैच द कॉलम्स में 2 कॉलम्स होते हैं, हमने ये जोड़ी मिलाई तो भी सही है और ए के साथ 7 जोड़ा तो भी सही है। इट शुडंट हैपन लाइक दैट। अगर मैच द कॉलम्स है, उसके 2 ए और बी 2 कॉलम्स है, तो इट हैज टू बी एक और एक ही सही उत्तर हो, तो ही फिर असेसमेंट हो सकता है। वरना फिर बच्चे ने जो भी गेस वर्क किया है उसको मार्क्स मिल जाएंगे, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने समझ के किया है या ऐसे ही तुक्का लगाया है। सो दैट शुडंट हैपन। देन हम देखेंगे कि प्रश्नों में संतुलन होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि सीमित और मुक्त प्रश्न जो होते हैं उनमें संतुलन होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। देन भाषा आधारित प्रश्न और ज्ञान पर आधारित प्रश्न, उसमें भी संतुलन होना चाहिए। क्विकली हम देखने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स, तो ये मुद्दे ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। शब्द भंडार मतलब वोकैबुलरी एंड ग्रामर, दोनों का फोकस मूल्यमापन में दिखना चाहिए। और अक्सर जो प्रश्न होते हैं वो जटिलता के स्तर पे, मतलब लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो उनकी होती है उसके मुताबिक 3 प्रकार के होते हैं। सीधे प्रश्न, घुमा फिरा के पूछे गए प्रश्न, और अनुमान शब्द है वो अनुमान आधारित प्रश्न, तो जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। तो इन सब में अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए। अक्सर ये देखा गया, देयर आर मेनी रिसर्च स्टडीज विच हैव एनालाइज्ड द एग्जाम पेपर्स सेट बाय द टीचर्स, और ऐसा देखा गया है कि जब एग्जाम पेपर सेट करते हैं टीचर्स, तो ज्यादा तो क्लोज एंडेड पे ज्यादा फोकस रहता है, या नॉलेज बेस्ड पे ज्यादा फोकस रहता है, या वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस रहता है, ग्रामर अक्सर निग्लेक्टेड रहता है, एंड जो सवाल होते हैं उनका जो स्तर होता है वो अक्सर सीधा होता है। बहुत बार जो टीचर्स ऑफ द डेफ है, श्रवण विकलांग बालकों के शिक्षक, उनकी गलत धारणा होती है कि ये मेरे विद्यार्थी श्रवण विकलांग हैं, उनको भाषा की समस्या है, तो मेरा काम यह है कि हर चीज उनके लिए सिंपल करें। पर ये एक्चुअली सही बात नहीं है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम कहेंगे ज्यादा सरलीकरण, हर चीज को आसान कर देना, ये सही बात नहीं है। अनुकूलन होना चाहिए, सही चीज का अनुकूलन सही मात्रा में होना चाहिए। पर अगर आप सोचेंगे कि अरे ये तो श्रवण विकलांग बालक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इनको नहीं पूछूंगी, तो that is not a sign and symptom of a good teacher, because you will have to have some challenging questions in your set of questions. जैसे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए आप सीधे सीधे भी कुछ प्रश्न पूछेंगे। जो एवरेज लेवल के बच्चे हैं वो भी कुछ कर पाए, ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए। एट द सेम टाइम ये 2 होता ही है, ये टीचर्स इन 2 बातों की तरफ ध्यान देते हैं। बट 1 या 2 बच्चे जो क्लास में है जो ज्यादा हायर फंक्शनिंग है, तो क्या मेरा प्रश्न पत्रिका जो मैंने बनाई है वो उसको भी चैलेंजिंग लगनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये तो आसान है, तो आगे की लर्निंग की प्रक्रिया जो है वो हैम्पर हो जाती है। तो हम जो सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए। मैम जैसे आपने बताया सीमित प्रश्नों में एक ही सही उत्तर हो, तो इट मीन्स कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दे सकते। नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हेन यू गिव 3 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस, मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चन इज सेट इनकरेक्टली। जो प्रश्न बनाया जाता है वो गलत तरीके से बनाया जाता है कि अगर उसमें से मैंने पर्याय विकल्प 1 भी चुन लिया और विकल्प 2 भी चुन लिया तो भी जवाब सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इज माई पॉइंट। यू हैव टू गिव ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि श्रवण विकलांग बालकों को इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा दीजिए, या अक्सर टीचर्स मान के चलते हैं पता नहीं क्यों कि प्री स्कूल में है तो सीधे प्रश्न होने चाहिए और 9th में इन्फरेंशियल होना चाहिए। ऐसे भी जरूरी नहीं है। इन्फरेंशियल मतलब अनुमान आधारित जो प्रश्न है, जिसको हम डिफिकल्ट कह सकते, वो एकदम शुरू से आ सकते हैं, आने चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे को आप अवसर दे रहे हैं कि उसको प्रोसेस करे। अगर आप कहते रहे कि नहीं जब तक 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड नहीं आ जाए तब तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगी, तो फिर 3rd और 4th में जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे तो द चाइल्ड इज नॉट रेडी फॉर इट। यू हैव नॉट मेड द चाइल्ड रेडी बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द एक्सपोजर। उसको अवसर ही नहीं दिया है, तो और फिर
आप क्रिप करेंगे कि नहीं नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो उसको आते ही नहीं है। सो एज अ टीचर मैंने फैसिलिटेट करना है, बढ़ावा देना है कि जिसको आमतौर पर डिफिकल्ट कहे जाते हैं, इन्फरेंशियल लेवल के क्वेश्चंस है, वो बहुत शुरू से देने हैं। भले बच्चे को शुरू में आए ना आए, अगर बाद में आप उसको सही जवाब देते हैं तो अगेन दैट लीड्स टू लर्निंग। ऑल द टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप मूल्यमापन करते हैं वो टीचिंग को, लर्निंग को किस तरह से बढ़ावा देता है वो देखना जरूरी है कि मूल्यमापन एक जगह और टीचिंग एक जगह और दोनों अलग है, ऐसा नहीं होता है। अगर सही और अच्छा मूल्यमापन करे तो वो मूल्यमापन अपने आप में लर्निंग होता है। दैट इज व्हाट इज सम वेरी इंपॉर्टेंट। So the teacher should remember the following points while preparing the questions. First, the questions should clearly describe what is being asked. They should be non-ambiguous. Only one correct response should be there, and there should be a balance between the questions. Now there are two types of questions which are closed-ended and open-ended, which we'll see later on. But these closed-ended and open-ended questions can be categorized as based on language and knowledge. Second, based on vocabulary as well as grammar. And third, they can be direct, indirect or inferential questions. Inferential questions are those questions which are based on approximation or guessing. आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम और क्या देखेंगे। The one word you used is guessing. More than that, I would say it is using your previous knowledge. You already have some knowledge, and when you have a question in front of you, do you apply that previous knowledge to, solve this question? Is what is required at inferential level. अनुमान आधारित जब प्रश्नों का जवाब बच्चे लिखते हैं तो उनके पास जो पूर्व ज्ञान होता है उसका वो प्रयोग करते हैं। अगर वो पूर्व ज्ञान का प्रयोग उन्होंने किया तो ही वो अनुमान आधारित प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि सीमित प्रश्न और मुक्त प्रश्न, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, उनमें क्या अंतर है। तो क्लोज एंडेड जो प्रश्न होते हैं वो तुलनात्मक रूप से उनके उत्तर छोटे रहते हैं, जैसे आंसर इन वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये जो सब होते हैं वो तुलनात्मक रूप से छोटे उत्तर होते हैं। सीमित प्रश्नों का एक ही सही उत्तर होता है, तो अगर आपने सही उत्तर दिया है तो ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास विल हैव दैट सेम आंसर, लाइक फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स। एंड कब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जब आपको रिसेप्टिव लैंग्वेज को असेस करना है। आई थिंक शुरू में हमने भाषा की बात की, वहां पे वी मिस दिस पॉइंट दैट लैंग्वेज हैज टू डायरेक्शंस, रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन। रिसेप्शन मतलब जब दूसरे बात करते हैं, सिंपल भाषा में अगर बताना है तो दूसरे बात करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं और आप उसको लेके प्रक्रिया करते हैं, दैट इज रिसेप्शन। और जब अपने खुद के विचारों को, स्वयं के विचारों को आप अभिव्यक्त करते हैं, सो दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, अभिव्यक्त भाषा। तो ये जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या सिलेक्ट एन ऑप्शन, वो तब लेने हैं जब आपको बच्चे के रिसेप्टिव लैंग्वेज को मेजर करना है। एंड ऑन द अदर हैंड ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुलनात्मक रूप से लंबे होते हैं। अगर आपने कहा कि जो हमने एक एग्जाम्पल लिया जड़ों के कार्य, दैट वाज ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो उसमें जो है वो तुलनात्मक रूप से बच्चे को 3 या 4 पंक्तियों में, या अगर निबंध है, चित्र वर्णन है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, तो बहुत सारा लिखना या बताना होता है। तो उनके जो उत्तर है वो तुलनात्मक रूप से लंबे होते हैं और उसके कई सही उत्तर होते हैं। जड़ों के कार्य के बारे में हर विद्यार्थी अपनी भाषा में अलग से लिखेगा, फिर भी हर बालक सही है अगर उसमें लिखा हुआ विज्ञान सही है। तो अलग अलग उत्तर हो सकते हैं और एक्सप्रेसिव भाषा को वो दर्शाते हैं। तो जब बच्चा स्वयं से 3-4 पंक्तियां लिखता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें विज्ञान भी है और उसके में भाषा भी है। वो कौन सी भाषा है, तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। So we saw the characteristics of the closed-ended and open-ended questions. The closed-ended questions, the answers will be comparatively smaller, and there is only one correct response, and it usually determines the receptive language. Whereas the open-ended questions, the answers are comparatively larger, and they determines more than one correct answer, and it usually determines the expressive language. Now it's time for a short break. See you after a short break.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले we discussed some characteristics about close-ended and open-ended questions. The close-ended and open-ended questions can be of the following types. They are based on language or on knowledge. They can be based on vocabulary or grammar, and there can be direct, indirect or inferential questions. If we see the characteristics of close-ended questions, in that we will see the answers are comparatively smaller and there is only one correct response. And also it is used to determine the receptive language. While if we move on to open-ended questions, we can see the answers are comparatively larger and there is more than one correct response and it usually determines the expressive language. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि closed-ended और open-ended questions में क्या देखेंगे. Yeah, we'll just see the examples so that we know the range कि जब हम कहते हैं कि सीमित प्रश्न या मुक्त प्रश्न, उसमें बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं. और ये भी मैंने अक्सर देखा है कि टीचर्स जो है वो एक या दो पे ही दे गेट स्टक ऑन टू 1 or 2 टाइप्स. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देयर हैज टू बी अ गुड बैलेंस, अच्छा संतुलन होना चाहिए. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो सीमित प्रश्न है वो विकल्प के साथ और विकल्प के बिना, इस 2 प्रकार में आते हैं, विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस. एंड इसमें जो हम अक्सर देखते हैं कि सही या गलत लिखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जोड़ियां लगाओ, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, यस नो क्वेश्चंस, सीक्वेंस द सेंटेंसेस, वाक्यों का क्रम लगाए, सूची बनाए. जैसे कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ नाउन्स, मेक अ लिस्ट ऑफ मार्कर्स, देन किसने किसको कहा, एंड देन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस लाइक इस शब्द का लिंग पहचानो, वचन पहचानो वगैरह. तो ये जो सब है वो सीमित प्रकार के प्रश्न है. एंड सिमिलरली हम देखेंगे कि मुक्त प्रश्न जो होते हैं उसमें भी बहुत विकल्प अवेलेबल है. यस नो प्रश्न है, वाक्य को पूरा करो, संक्षेप में उत्तर लिखो. वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, पत्र लेखन, निबंध, चित्र वर्णन, कहानी पूरी करना, संदर्भ सहित उत्तर देना, वाक्य में प्रयोग करो. तो और ये आदि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर कि एटसेट्रा. मतलब दिस इज नॉट ऑल एग्जॉस्टिव लिस्ट. ऐसा नहीं है कि इसमें ये 9 प्रकार है और उसमें वो 10 प्रकार है. बहुत क्रिएटिवली अच्छी तरह से टीचर्स उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं. कहने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि संतुलन अच्छा होना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स का फिल इन द ब्लैंक्स एक फेवरेट हो जाता है. तो हर बार होता है कि वो टीचर्स के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स आता ही आता है और बाकी के छूट जाते हैं. तो टीचर्स शुड एक्सपेरिमेंट, दे शुड ट्राई आउट कि कौन सा मेरे बच्चों के साथ क्लिक होता है, अभी मेरे मूल्यमापन के उद्देश्य क्या है, इसके लिए मुझे कौन से इसमें से सिलेक्ट करने होंगे. तो ऑप्शंस आर मेनी और इससे भी और ऑप्शंस निकल सकते हैं. तो उसमें सही संतुलन टीचर्स को चाहिए कि उसकी तरफ ध्यान दे. और एक गलती हमेशा टीचर्स कमिट करती है, पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द टीचर्स एंड टीचर सुपरवाइजर्स. जो ट्रेनीज है, जिनके लेसन्स देखने वाले सुपरवाइजर्स हैं, वो भी खास तौर पे ध्यान दे कि क प्रश्न, जिसको के क्वेश्चंस, क्यू क्वेश्चंस कहते हैं इंग्लिश में, WH क्वेश्चंस कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन. तो वैसे हम हिंदी, मराठी या मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस वी कैन से क प्रश्न. तो क्या, कौन, कहाँ, कितने, किसने, ये जो सब प्रश्न है आप स्क्रीन पे देखेंगे कि ये प्रश्नों में भी बैलेंस नजर नहीं आता है. अक्सर जो श्रवण विकलांग बालक के टीचर्स है वो अटक जाते हैं क्या, कहाँ, कितने, कब. तो जैसे जैसे विद्यार्थी 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में बढ़ते रहते हैं, ऐसे उम्मीद है कि अच्छा एटलीस्ट दैट लेवल पे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने लाएंगे, जैसे किसके लिए, किसके जैसा, किसके बाद, कौन सा, किससे. पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है. कई बार जब ट्रेनीज को पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे क्वेश्चंस में एक भी क्यों का सवाल नहीं है, कैसे का सवाल नहीं है, बिकॉज कैसे एंड क्यों नीड्स डिस्क्रिप्शन एंड दैट रियली शोज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. तो टीचर्स कहते हैं कि नहीं, इन बच्चों की लेवल उतनी नहीं है, अभी तक इतना डिफिकल्ट उनको आएगा नहीं. तो मेरा उनको यही कहना है कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, और आप कभी नहीं देंगे तो कभी नहीं आएगा. सो कहीं न कहीं पे शुरुआत होनी है. तो ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप खुद देखिए कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या वेटेज हर एक को मिलता है या आप किसी 2-3 प्रश्न पर अटक के रह जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए. वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं, क्यों और किस लिए और कैसे, या जो रिपीटेटिव है कि टेबल पे क्या है और टेबल पे क्या क्या है, इसमें बहुत फाइन डिफरेंस है. क्योंकि जब अब मैं आपको पूछूंगी टेबल पे क्या है तो आप एक कोई भी जवाब दे देंगे,
और मैं अगर पूछूंगी टेबल पे क्या क्या है, तो आप एक लिस्ट दे देंगे कि ये भी है, फिर ये भी है। तो क्या ये फाइन डिफरेंस हमारे श्रवण बाधित बालक समझते हैं? और अगर नहीं समझते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं समझते हैं कि हमने एक्सपोजर नहीं दिया है, हमने वो अवसर उन्हें नहीं दिया है। और अनुमान आधारित प्रश्न अगर आप देखेंगे तो कभी भी नहीं पूछे जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कैसे हो सकता है। इस लेवल के प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। सो दोज आर कम्प्लीटली मिसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। एंड देन आम जिंदगी में या समावेशित शिक्षा में जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आगे आएंगे और फिर अपने जो विद्यार्थी है वो जवाब दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो डिफिकल्ट करके वो दरवाजा हमने बंद करके रखा है, उनको एक्सपोजर नहीं दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक निर्मित प्रश्न पत्रिका जब भी बनाते हैं शिक्षक, तो उसमें संतुलन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे इंटेलिजेंट या अकेडमिकली हायर फंक्शनिंग जो भी बच्चा है, उसको भी चैलेंजिंग उस प्रश्न पत्रिका में कुछ नजर आना चाहिए। उसने ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि ये तो ऐसा टास्क है, इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया तो भी चलेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना सब पेपर डिफिकल्ट सेट करके रखा है कि अब देखती हूँ किसने क्या किया है। ये एटीट्यूड भी सही नहीं है, बिकॉज देन बिलो एवरेज या एवरेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो दे विल गिव इट अप, दे विल नॉट इवन ट्राई। उनको लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो इट एक्चुअली इट्स अ साइंस एंड आर्ट to set a question paper where you should know the psychology of the students, you should know the level of the students, और एकदम सही आपका स्तर पकड़ना चाहिए। वो जो मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ, जब म्यूजिशियंस होते हैं वो सिंगिंग के पहले अपना ट्यूनिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तो जब तक वो ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं होता है वो संगीत की महफिल रंग नहीं लाती है। तो सिमिलरली इन टीचिंग प्रोसेस आई फील जब तक असेसमेंट का फाइन ट्यूनिंग टीचर्स नहीं कर लेते हैं कि कहाँ पे सेट करना है, not too simple, not too difficult, not only this type and not that type, not this level, that level, ऐसे नहीं, सबसे एकदम बीच का लेवल पकड़ते हुए हर विद्यार्थी के पल्ले में कुछ पड़े, इस प्रकार का वो प्रश्न पत्रिका होनी चाहिए। मैम जैसे आपने कहा कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन फिर ये भी है कि हमें उसको उसी लेवल पे सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करने हैं। अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो सीखेगा नहीं। राइट। तो मैम ये कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा स्टेटमेंट। नॉट एट ऑल, इन फैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रेज दिस पॉइंट। अक्सर मैं टीचर्स को पूछती हूँ कि व्हेन यू, बिकॉज सबको मालूम है कि स्तर देखना है बच्चों का एंड लेवल सेट करनी है, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय सेटिंग अ लेवल। नाउ एक एग्जांपल आई ऑलवेज गिव इज रेजिंग द बार। जब कोई मंकी है या छोटा बच्चा है, उसको अगर जंप करने के लिए हमें सिखाना है, तो यू हैव टू होल्ड द बार इन योर हैंड एंड एवरी डे द चाइल्ड विल जंप, राइट, एंड यू आर टीचिंग द चाइल्ड टू जंप हायर एंड हायर। अब मेरे हाथ में जो बार है मैंने बहुत नीचे पकड़ के रखा है, तो चाइल्ड विल जस्ट वॉक ओवर दैट, वो बच्चा चल के निकल जाएगा। ही विल नॉट ट्राई टू जंप हाई, बिकॉज उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जहां पे बार पकड़ा है उसमें से मैं आसानी से गुजर के जा सकता हूँ। और अगर आपने वो बार बहुत ऊपर पकड़ा है तो भी वो बच्चा, द चाइल्ड विल थिंक दैट इट्स नॉट माई जॉब, यू नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो ये जो असेसमेंट है वो शिक्षक के हाथ का ये बार है जहाँ पे अच्छी तरह से सेट करना है। मतलब जो बच्चे की लेवल आज है वहां पे नहीं सेट करना है, जो लेवल आप चाहते हैं कि बच्चे की कल हो वहां पे सेट करना है। वही एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर किसी बच्चे को आपको हाई जंप करना सिखाना है और आज मैंने यहाँ पे बार पकड़ा है तो बच्चा सीख गया और यहाँ से चला गया, कल मैंने फिर वहीं पे बार पकड़ा, परसों भी वहीं पे बार पकड़ा और उसके बाद भी, तो फिर बच्चा वहीं पे जंप करता रहेगा। यू फील ही इज सक्सेसफुल, ही फील्स ही इज सक्सेसफुल, बट टीचिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो लेवल जो सेट करनी है वो इस आधार पर नहीं कि बच्चे की क्या लेवल आज है, क्योंकि उसके आधार पर अगर आप लेवल सेट करेंगे तो लेवल ऊपर जाएगी ही नहीं। आज जितनी है उतनी लेवल पे आप पकड़ के रखेंगे, बट कल जिसकी उम्मीद है एंड अ रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, कल मतलब एकदम एक साल के बाद नहीं, से इन अ मंथ, नेक्स्ट मंथ, व्हाट ऑल आई वांट माय चाइल्ड टू लर्न, उस पे आप लेवल सेट करेंगे। वाइल सेटिंग द लेवल, वाइल टीचिंग एंड वाइल असेसमेंट, तीनों चरण जो होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, उसमें एक स्टेप ऊपर अपना बार पकड़े रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई वुड से दैट
आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, बट टीचर्स अक्सर यहाँ पे गड़बड़ करते हैं. व्हेनेवर एज अ सुपरवाइजर या एज अ लेक्चरर हम कहते हैं, अरे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं प्री स्कूल के क्लास में आपने पूछा कि आधी कहानी होने के बाद कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा, बताओ तो फिर शेर ने क्या कहा होगा. तो देन टीचर्स अक्सर बताते हैं कि नहीं नहीं उनकी वो लेवल नहीं है, अभी तक उनको क्या हुआ होगा आता नहीं है. तो जैसे मैंने अभी कहा, कभी नहीं आएगा अगर आपने यूज नहीं किया तो यू यूज इट, you set that as your target, you use it in your teaching and you catch that in assessment. That is what is something very important. हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कहा वो देखेंगे. तो भाषा आधार पे और ज्ञान आधार पे किस तरह से प्रश्न अलग होते हैं, बिकॉज ये दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है. तो समझिए एक अगर पैराग्राफ है, प्राणियों से प्राप्त होने वाले धागे. ये भी कक्षा तीसरी के विज्ञान की किताब से लिया गया है. अनेक प्राणियों के शरीर पर घने बाल होते हैं, इन बालों से धागे प्राप्त होते हैं, इसे ही ऊन कहते हैं. ऊन मुख्य रूप से भेड़ के शरीर के बालों से बनाया जाता है. ऊनी कपड़े गर्म होने के कारण उनका उपयोग ठंड के मौसम में किया जाता है. ऊन के मोटे कंबल भी बुने जाते हैं. रेशम के कीड़ों से रेशमी धागे प्राप्त होते हैं. रेशमी कपड़े महीन और चमकदार होते हैं. नाउ दिस पैराग्राफ आई हैव टॉट एंड अभी उसके ऊपर मुझे मूल्यमापन करना है. तो ज्ञान आधारित प्रश्न क्या होंगे जो अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं कि ऊन किसे कहते हैं, प्राणियों के शरीर के घने बाल से क्या प्राप्त होता है, ऊनी कपड़ों का उपयोग ठंड के मौसम में क्यों करते हैं. तो अगर आप ये परिच्छेद और ये प्रश्न देखेंगे तो द क्वेश्चंस आर कैचिंग द क्रक्स ऑफ इट, मतलब वो समराइज कर रहे हैं जो ज्ञान परिच्छेद में दिया गया है. पर भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी में आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पे है वो है से प्राप्त होना. तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे समझ ले कि ऊन किसे कहते हैं और ऊन कैसे प्राप्त होता है, उसी समय आपका ध्यान ये भी होना चाहिए कि क्या बच्चे को ये संकल्पना से प्राप्त होना वो समझ में आई है या नहीं. क्योंकि आप देखेंगे इस परिच्छेद में अगर बच्चे को से प्राप्त होना ये कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, विच इज अ ग्रामर बेस्ड कंसेप्ट, इस पूरे परिच्छेद का मतलब वो नहीं अच्छी तरह से समझ में ले सकता है. तो हम देखेंगे कि इसी परिच्छेद पे भाषा के आधार पर हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं. तो हमारा फोकस है से, ये जो केस मार्कर है से, उस पे ध्यान देना और प्राप्त होना इस क्रियापद पे ध्यान देना. तो फिर प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि सूरज से क्या प्राप्त होता है, हमें पानी से क्या प्राप्त होता है, या जड़ों से प्राप्त होने वाले सब्जियों के नाम लिखो. अब ऐसा लगता है कि वो परिच्छेद और इस प्रश्नों का कोई संबंध नहीं है. इफ यू सी नॉलेज वाइज देयर इज नो रिलेशन. ज्ञान की तरफ से आप देखेंगे तो संबंध नहीं है, बट ग्रामर की तरफ से देखेंगे तो बहुत इट इज लिंक्ड वेरी वेल. तो ऐसे भी एक्सरसाइज दिए जा सकते हैं कि वाक्य बनाओ प्रैक्टिस देने के लिए कि किससे क्या प्राप्त होता है. तो दूध से दही प्राप्त होता है, दही से छाछ प्राप्त होता है. थोड़ा एक्सरसाइज दे. ये लैंग्वेज एक्सरसाइज अच्छा काम करती है बिकॉज देन द चाइल्ड स्टार्ट्स प्रोसेसिंग. भाषा को प्रक्रिया जो बच्चे ने अपने आप करनी है उसके लिए जो बाहर से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज काम में आते हैं. तो उस परिच्छेद के बाद अगर ये प्रश्न दिए जाए तो बच्चे का ध्यान भाषा की तरफ भी जाता है. So we saw the examples of the close-ended and open-ended questions. If we look onto the close-ended questions, they can be as fill in the blanks, match the following, arrange in the order, make a list, determine the gender, singular, plural, or underline the nouns. And if we move on to the open-ended questions, they can be like essay writing, letter writing, picture description, complete the story. Then we progress on to the K questions, or in English it is WH questions. It can be categorized as primary level, secondary level, composite, repetitive, descriptive, compound, repetitive, and inferential. So if we see in the primary level, we saw examples like kahan, kab, kaun. Onto the secondary level, we saw kiska, kiski, kahan se, kab tak. And on the compound level, we saw compound level किसके लिए, हाँ जी. And in the repetitive also we saw like क्या क्या, कौन कौन. And in inferential कब होगा, like this we saw the WH questions. Next further we move on to मैम आप बताइए. There is one more example on the screen about the grammar based questions.
तो आप देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछना है तो इसमें से के, पर, से, ये जो 3 केस मार्कर्स है उनको हटाया गया है और उनको फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को डालने को कहा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स आई पर्सनली फील इज अ वंडरफुल टूल फॉर लर्निंग। इसमें बहुत आसान प्रिंसिपल ये है कि जो टीचर ड्रॉप करेंगी उसकी तरफ बच्चा ध्यान देगा। तो अभी होता क्या है, जो कंसेप्ट होती है वो पिक्चरेबल एंड टैंजिबल कंसेप्ट, मूर्त कॉन्क्रीट कंसेप्ट होती है, और एब्स्ट्रैक्ट, इंटैंजिबल, नॉन मेजरेबल ऐसे कंसेप्ट रहती है। तो अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि नाउन्स को ड्रॉप करते हैं, तो जो एक्चुअली एनीवे सिंपल है, टैंजिबल है, पिक्चरेबल है, उनको कभी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आप जिसको ड्रॉप करेंगे, इफ दैट इज इंटैंजिबल, इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, कि जो टीचर्स ड्रॉप करेंगे बच्चे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, वरना दे मिस इट आउट। एंड केस मार्कर्स मिस करने से बहुत गंभीर सिमेंटिक लेवल की परेशानियां आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं श्रवण विकलांग बालक, अक्सर वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये उनके जो से, पर, के का जो प्रयोग होता है वो सही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से अगर मैं हमेशा टीचर्स को या ट्रेनी टीचर्स को पूछती हूँ कि अगर ये परिच्छेद है, इसमें अगर आपको पिक्चर बनाना है तो आप ऊन का पिक्चर बना सकते हैं, भेड़ का बना सकते हैं, बाल का बना सकते हैं, तो वो सिखाने के लिए आसान है। इफ यू आर अ गुड टीचर, पे अटेंशन टू दोज फॉर विच यू कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स। सो के का पिक्चर निकालिए, नहीं निकाल सकते, तो के जो है वो पिक्चर के जरिए नहीं, एक्सपोजर के जरिए सिखाना है। जितनी ज्यादा बार आप एक्सपोज करेंगे और जितनी ज्यादा बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पे बच्चे को वो उसकी तरफ ध्यान देना ही होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे जो है, जो भी टीचर ने छोड़ा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सो लर्निंग टेक्स प्लेस अलोंग विद द असेसमेंट। हम ये भी आगे थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे कि वोकैबुलरी बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड, मतलब वोकैबुलरी पर जो आधारित प्रश्न है। एक उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है, अगर ये वाक्य है कि गोकुल और नीता दुर्गगढ़ में रहते हैं, और उसमें से आपने दुर्गगढ़ में ये ड्रॉप किया है, आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तब टीचर का जोर ज्ञान पे है, बिकॉज देन शी वांट्स टू नो वेदर द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड द नेम ऑफ द विलेज। तो जब आप ऐसे ही दुर्गगढ़ सिर्फ निकालते हैं और में भी आपने डाला है, दोनों में अंतर देख लीजिए, ऊपर के वाक्य में नहीं है और दूसरे वाक्य में है, तो फिर आपका जोर सिर्फ वो दुर्गगढ़ शब्द पे है। यू डोंट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू से दुर्गगढ़ में, और एक्चुअली ये सही नहीं, दिस इज लाइक अ स्पून फीडिंग। सो देर आर लेस चांसेस कि जो विद्यार्थी है वो में की तरफ देखेगा, क्योंकि वो में भी रेडीमेड वहां है ऑलरेडी। और जब आपको व्याकरण पे जोर देना है तो आप इस प्रकार से देंगे कि गोकुल और नीता दुर्गगढ़ डैश रहते थे। तो जैसे मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा कि जो आप ड्रॉप करेंगे ये नेचुरल है कि बच्चा उसकी तरफ अभी नहीं तो कल ध्यान देगा। तो 2-3 बार जब आप में ड्रॉप करेंगे तो फिर धीरे धीरे बालक को समझ में आएगा कि वो कहाँ पे आता है वाक्य में। सिमिलरली जब अमूर्त व्याकरण पर आप जोर देना चाहते हैं तो आप और ड्रॉप करेंगे, गोकुल डैश नीता दुर्गगढ़ में रहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो आप ड्रॉप करते हैं वो अगर नॉन पिक्चरेबल एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप वैसे भी सिखा नहीं सकते। अगर आप 40 मिनट्स का लेसन भी ले तो और ये शब्द वैसे आप बाहर से नहीं सिखा सकते। यू विल हैव टू कीप ऑन एक्सपोजिंग द चाइल्ड, बट मेनी अ टाइम टीचर्स बाईपास इट, कि जिसको सिखा नहीं सकते उसको बाईपास करके आगे चले गए। बट आप देखिए कि हिंदी का नॉलेज कितना इनएडिक्वेट रहेगा जब तक और ये कंसेप्ट बच्चे को नहीं आएगी। सो ग्रामेटिकल कंसेप्ट नो वन कैन रियली बाईपास, उसको मोड़ के आगे हम जा ही नहीं सकते, उसको किसी भी हालत पे हमको विकसित करना ही होता है। तो ये जो वाक्य है उसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे दिखाया है कि गोकुल नीता दुर्गगढ़ रहते, ये जो 4 कंसेप्ट है उस वाक्य में वो पिक्चरेबल है, टैंजिबल है मतलब जिसको हम छू सकते हैं, कॉन्क्रीट है मतलब मूर्त है, एंड इसीलिए अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टीचेबल है, मतलब कोई उसको सिखा सकता है। किंतु और, में और थे, ये जो कंसेप्ट है वो नॉन पिक्चरेबल है, मतलब उसका चित्र नहीं निकाला जा सकता है, इंटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, और लर्नेबल है, मतलब बाहर से वैसे कोई भी उसको सिखा नहीं सकता है। द चाइल्ड हैज टू लर्न ऑन हिज ओन, सो व्हाट अ टीचर हैज टू डू। फिर अगर बच्चा ही अपने आप सीखने वाला है तो टीचर को क्या करना है, तो एक्सपोजर देना है,
बिना झिझक, ये नहीं सोचते हुए कि अरे अगर बच्चे ने मुझे और का मतलब पूछा तो मैं क्या बताऊंगी, अगर उसको नहीं आया तो और कैसे समझाऊंगी. विदाउट दैट हेजिटेशन द टीचर शुड यूज दीज कंसेप्ट इन हर असेसमेंट, बिकॉज जो कंसेप्ट असेसमेंट में टीचर पकड़ना चाहती है बच्चे वो पकड़ लेते हैं लर्निंग में. सो कुछ कंसेप्ट ऐसी होती है जो आप बाहर से सिखा सकते हैं, वो काम आसान है और अच्छे टीचर को उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है. पर कुछ कंसेप्ट ऐसी है जो बाहर से नहीं सिखाई जा सकती है. ओनली यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां बच्चे अपने आप स्वयं सीख ले, और टीचर्स को इस कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा. और ये सब संभव है अगर मूल्यमापन आप सही ढंग से कर रहे हो. तो और एक एग्जाम्पल है जिसको हम देखेंगे. ये व्याकरण पे जोर देते हुए, आई विल नॉट गो इनटू दिस, बट अगर यहाँ पे विकल्प है था, थी और थे, देयर इज अ फाइन डिफरेंस कि कब आप था लिखेंगे, थी लिखेंगे, थे लिखेंगे. और अक्सर श्रवण विकलांग बालक जो है इसमें गलती करते हैं, क्योंकि अक्सर जब पढ़ाया है तो टीचर ने गलती की है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोजर नहीं दिया है. तो ये एक है. विकल्पों के नमूने यहाँ पे मैंने दिए है कि जब आपका जोर ग्रामर पे होगा तो आप क्या विकल्प दे सकते हैं, और किंतु इसलिए या क्योंकि. ये जो कंसेप्ट है वो हमारे आम जिंदगी में और हायर एजुकेशन में ऐसी संकल्पनाएं हैं कि दे आर लाइक प्री रिक्विजिट्स. उनको समझना ही होगा. जब तक ये समझ में नहीं आती है इस प्रकार की संकल्पनाएं, तब तक हिंदी का कोई वाक्य नहीं समझ में आएगा, तब तक ज्ञान हिंदी के जरिए देना नामुमकिन है. तो ये जो भाषा की बारीकियां है, अभी ये मैंने दिया है पंक्चुएशन. अक्सर पंक्चुएशन में गड़बड़ कर जाते हैं श्रवण विकलांग बालक. तो इस प्रकार के अगर आपने कुछ एक्सरसाइज दे दिए जहाँ पे उनको पंक्चुएशन मार्क्स डालने हैं वाक्य में या परिच्छेद में, तो उसकी तरफ वो ध्यान देना उनको, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनकी तरफ उसको बच्चों को देखना होगा. मैम, जैसे आपने बताया कि हमें ये कंसेप्ट जो होते हैं इंटीग्रेट, लाइक कुछ उसको डिसाइड करके, लेवल डिसाइड करके हम उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे देते हैं. अगर हमने ग्रामर की बात करी तो हम ग्रामर भी ऐसे ही देंगे. यस, तो वेरी ट्रू. लेकिन मैम अगर जैसे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नहीं है, क्या उसके साथ भी हम ऐसा ही करते हैं? नहीं होता है एक्चुअली. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सी आई टेल यू व्हाट. जैसे मैंने पहले भी कहा कि अबाधित जो बालक है, नॉन इम्पेयर्ड चाइल्ड, वो जब स्कूल में आता है तो उसके हाथ में पर्याप्त भाषा है. तो इस तरह से बारीकियों में जाते हुए भाषा का विकास करना उनके लिए आवश्यक नहीं होता है. वो अपने आप हो जाता है. इनफैक्ट स्कूल में आने के पहले ही उसके हाथ में ये साधन है. पर अगर आपको नॉन इम्पेयर्ड बच्चे के साथ तुलना ही करनी है तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगी. जो नॉन इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरी भाषा सीखते हैं स्कूल में जाके, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ थर्ड लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जब कोई भी बच्चा या एडल्ट सीखता है तो तब इन बारीकियों की आवश्यकता पड़ती है. बिकॉज देन द प्रोसेस इज अगर एक आप फर्क समझते हैं तो अक्विजिशन एंड लर्निंग, ये दो अलग चीजें हैं. अक्विजिशन जो भाषा का होता है, जो हमारी मदर टंग जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज है, दैट वी अक्वायर, विच मीन्स अपने आप नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से, किसी ने योजना नहीं बनाई है, देयर इज नो प्लानिंग, इट जस्ट हैपन्स. एंड ऑन द अदर हैंड लर्निंग मीन्स इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी. किसी ने उसकी योजना बनाई है, प्लान किया है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. तो अबाधित जो बालक है वो जो सेकेंड या फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो इसी प्रकार से व्याकरण सीखते हैं. तो कुछ वैसा ही अप्रोच श्रवण विकलांग बालकों के साथ वर्कआउट होता है कि यू वर्क ऑन स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप अहेड, plan a lot and go step by step, because the process is not acquisition, the process is learning. It is not going to happen automatically, you will have to facilitate that. एक धक्का जो टीचर्स को देना होता है फिर गाड़ी आगे बढ़े, that is what is very important. हम आगे बढ़े तो प्रश्नों में संतुलन होना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सीधे प्रश्न, घुमा फिरा के या पेचदार जिसको कहेंगे वैसे प्रश्न, और अनुमान आधारित प्रश्न. इसके भी ज्यादा डेफिनेशन में न जाते हुए हम देखेंगे कि उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है. सीधे प्रश्न वो होते हैं जिसके उत्तर की भाषा और ज्ञान दोनों टेक्स्ट में मौजूद है. जो परिच्छेद मैं सिखा रही हूँ उस परिच्छेद में ही वो भाषा भी है और वो ज्ञान भी है.
तो सीधे सीधे वहां से उठाए गए हैं एंड देन प्रश्न पूछा गया है, उसको हम कहेंगे सीधे प्रश्न, क्योंकि वो टेक्स्ट में तैयार है। द क्वेश्चन आंसर्स आर रेडी, क्वेश्चन देखते ही बच्चा उस आंसर की तरफ बढ़ सकता है। और उसके लिए आवश्यक कौशल्य क्या है, तो विजुअल स्किल्स, सिर्फ देखना अच्छी तरह से जरूरत है, एंड लोअर लेवल कॉग्निटिव स्किल्स, निचले स्तर के जो बोधात्मक कौशल होते हैं, डिफरेंशिएट करना, पैटर्न ऑब्जर्व करना, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग, उतना काफी है। ये दो चीजों के आधार पर सीधे प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, मान लीजिए कि ये जापानीज भाषा में एक सेंटेंस है और मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर डू नॉट अंडरस्टैंड जापानीज, तो बिना समझे भी अगर मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, आप जवाब दे पाएंगे, बिकॉज ये सीधा प्रश्न है। वहां से वो पैटर्न उठा के अगर आप फिक्स करेंगे तो यू कैन फूल द टीचर। वो मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि आप टीचर को, स्टूडेंट जो है वो चेंडी लगा सकते हैं कि लगता है कि बच्चे को समझ में आया है, पर यहाँ पे अगर मैंने आपको इस वाक्य का अर्थ पूछा तो आपको इसमें से कुछ नहीं मालूम है। तो सीधे जो प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं और वो पूछने चाहिए, ताकि बच्चे को आत्मविश्वास आए, बच्चे को ऐसे भी लगे कि अरे जो ऐसा कुछ है जो मैं फटाक से कर सकता हूँ। बट अगर आपका पूरा बैलेंस एंड वेटेज इसके आधार पर है तो आपने भाषा का मूल्यमापन किया ही नहीं है, बिकॉज आपने भाषा का मूल्यमापन को बाईपास किया है। तो सीधे प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हम तीनों प्रकार देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। सेकेंड लेवल है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जहाँ पे उत्तर का ज्ञान टेक्स्ट में है बट भाषा वैसे की वैसे नहीं है, तो वैसे की वैसे भाषा उठाई नहीं गई है, थोड़ी भाषा को घुमा फिरा लिया है, पर जो ज्ञान है वो टेक्स्ट में रेडी है। तो टेक्स्ट में तैयार उत्तर नहीं है, थोड़ा उसको समझ के लिखना होगा। और उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, तो ऑब्वियसली पहले जो लगे थे वो स्किल्स लगेंगे, विजुअल स्किल्स लगेंगे, लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स लगेंगे, एंड मिडिल ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स जिसको कहते हैं कि थोड़ा उसको इंटरप्रीट करने की लेवल भी बच्चे के पास होनी चाहिए। और ये प्रश्न इसलिए देने हैं, पेचदार प्रश्नों, क्योंकि वो बच्चे को बारीकियों से वाकिफ करवाते हैं। मतलब जो भाषा की, जैसे हमने देखा था और थी में क्या फर्क है, ये बहुत फाइन डिफरेंस है और जो आम जिंदगी में हमें लगता है, तो उसकी तरफ बच्चे का ध्यान जाता है अगर आप इस प्रकार के प्रश्न पूछे। और तीसरा जो स्तर है वो अनुमान आधारित प्रश्न है, जहाँ पे प्रश्न के उत्तर में भाषा और ज्ञान दोनों ही परिच्छेद में नहीं है। इट इज देयर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि आपने कहा था कि बच्चे को गेस करना है, और मैंने कहा था गेस करने से हम कहेंगे कि प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है, प्रीवियस लैंग्वेज को यूज करना है। तो प्रश्न ऐसा है कि जो उत्तर बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी है, बट ही शुड नो व्हेन टू यूज एंड व्हाट टू यूज, कब कौन सा टुकड़ा पूर्व ज्ञान से उठाना है, वो प्रक्रिया बच्चे को मालूम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर टेक्स्ट में तैयार नहीं है, नया ज्ञान जो टीचर देना चाहती है, पूर्व ज्ञान वो जो मान के चल रही है कि बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी है, और अनुमान प्रक्रिया जो बच्चा कर पाता है, इन तीनों को मिलाएगा अगर विद्यार्थी तो ही उत्तर दे पाएगा। तो ये थर्ड लेवल के, इन्फरेंशियल लेवल के प्रश्न हैं, और उसके लिए पहले के सब स्किल्स जरूरी है और उसके साथ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स की आवश्यकता है और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है। आई थिंक वी विल जस्ट गो ऑन टू बिफोर दैट, अनुमान आधारित जो प्रश्न है वो विचारों को बढ़ावा देते हैं, इट फैसिलिटेट्स थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाट, अगर हम अच्छी तरह से शिक्षा का अर्थ समझते हैं तो पूरी शिक्षा का सारांश ये है कि बच्चों में जो विचार है उनको बढ़ावा देना, ज्ञान को बढ़ावा देना। तो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जहां से वो क्लियर हो जाएगा कि तीन प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से अलग होते हैं। आई क्विकली रीड द पैराग्राफ। गोकुल और नीता अपनी माँ के साथ दुर्गगढ़ में रहते थे। वे दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। गोकुल और नीता को पाठशाला में जाने के लिए बहुत चलना पड़ता था। उनके अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे उसी पाठशाला में जाते थे। सुबह सुबह बच्चों को घंटा डेढ़ घंटा चलना पड़ता था। आपस में गपशप करते करते बच्चे पाठशाला पहुंचते थे। घोड़ागाड़ी से जाने वाला तो एक ही बच्चा था, थानेदार का बेटा रामदीन। वह भी गोकुल और नीता की कक्षा में पढ़ता था। नाउ इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, ये किसी कथा का पहला हिस्सा है, और इतना पढ़ाने के बाद अगर आप पूछते हैं कि गोकुल और नीता अपनी माँ के साथ रहते थे, सही या गलत लिखो। सो दिस इज डायरेक्ट लेवल।
वहां पे ये ज्ञान भी मौजूद है आपके सामने टेक्स्ट में और भाषा भी है। सीधा सीधा जैसे मैंने वो जापानीज का एग्जाम्पल दिया, अगर विद्यार्थी को ज्यादा हिंदी ना भी समझ में आई हो, ही विल बी एबल टू बैक दिस मार्क, ये जो अंक है वो आसानी से वो ले पाएगा। उसी प्रकार और कुछ उदाहरण है, जो पेचदार लेवल के उदाहरण है उसी पैराग्राफ पे आधारित हम देखेंगे कि सी द सेंटेंस जो पहला वाक्य है, गोकुल और नीता अपनी माँ के साथ दुर्गगढ़ में रहते थे। माँ गोकुल और नीता के साथ रहती थी, तो ज्ञान वही है, भाषा को थोड़ा उलट पुलट कर दिया है। एंड ऐसा लगता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो समझते ही होंगे, बट कई बच्चे हैं, मेनी चिल्ड्रन हु विल नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस मीन्स द सेम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड ऑफ कोर्स। सी नाउ हियर नीता का भाई गोकुल था। द पैराग्राफ गिव्स यू दैट इम्प्रेशन, वो दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, बट इफ यू आर अनेबल टू प्रोसेस, अगर आप भाषा अच्छी तरह से प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं पा सकते हैं। तीसरे लेवल पे भी हम देखेंगे कि इन्फरेंशियल लेवल, उसी परिच्छेद पे इन्फरेंशियल लेवल पे क्या प्रश्न होंगे। गोकुल के घर में 3 सदस्य थे, या गोकुल और नीता बड़े शहर में रहते थे। नाउ टेक द एग्जाम्पल, यहाँ पे कहीं पे नहीं आया है कि दुर्गगढ़ एक गांव है, बट जिन्होंने अभी ये पढ़ा है उनके सबके दिमाग में जो पिक्चर निकला है वो एक रूरल एरिया का है, वो विलेज का है। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ सिटी और इवन सेमी अर्बन एरिया। तो ये कैसे हमको पता चला, ये परिच्छेद में नहीं दिया हुआ है, पर ये हमारे दिमाग में था। So this is what is using previous language and using previous knowledge and generating the answers. तो जो 6-7 वाक्य यहाँ दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें अनुमान लगाना है कि ये जो दुर्गगढ़ है वो बड़ा शहर नहीं है। और जो सीधी तरह से अपने आप अनुमान लगाते रहते हैं वो इसी दिशा में सोचेंगे, राइट। तो इस पर तरह से प्रश्न अगर हम पूछे, और कुछ अगर एग्जाम्पल देने हैं तो थानेदार गरीब था, तो ये पूरी कहानी में थानेदार के पास घोड़ा गाड़ी थी, अन्य बच्चों के पास नहीं थी। दैट गिव्स अस अ इम्प्रेशन कि थानेदार गरीब नहीं था। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो विचारों को बढ़ावा देते हैं, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, उनकी बहुत आवश्यकता होती है। नीता के पास घोड़ा गाड़ी थी या नहीं थी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। आई थिंक वी कैन स्किप दिस. There are more examples, but we can move on to the other type. So, See, we saw the characteristics of 3 type of questions, which is direct question, indirect questions, and inferential questions. Indirect questions, the language and knowledge, these are both present in the text, and the related skills which the child should have is visual skills and the lower level of the cognitive skills. These type of questions, that is direct type of questions, they increase the confidence of the child. Next, we'll move on to the indirect types of questions. In this, the knowledge is present in the text, but the language, it is in an indirect form. And the related skills which the child should have is visual skills, lower level of cognitive level, and middle level of cognitive level. And these indirect questions, they stress upon the finer details of the language. If we move on to the inferential type of questions, in this, the knowledge and language, these are not present in the text. These are present in the mind. And the related skills which are required are visual skills, lower level of cognitive skills, middle level of cognitive skills, high level of cognitive skills, and previous knowledge. So the answer can be given by combining the previous knowledge, the current learned knowledge. By this, we also combine the inference, that is the approximation, which gives us the answer. So basically, the inferential type of questions, they improve the self-thinking process or the thought process of a child. आगे बढ़ते हम देखते हैं। आई थिंक अब हम थोड़ा समावेशित शिक्षा की बात करेंगे। अभी तक जो मुद्दों की चर्चा हमने की वो सब समावेशित शिक्षा के लिए भी एप्लीकेबल है। जिस तरह से प्रश्न बनाने चाहिए, जिस तरह से प्रश्नों में संतुलन होना चाहिए, जो हमने देखा वो एक्चुअली किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी शिक्षा प्रणाली के लिए एप्लीकेबल है। खास तौर पे समावेशित शिक्षा में जो श्रवण विकलांग बालक सीख रहे हैं उनके लिए जब टीचर्स जो है, रेगुलर टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या मूल्यमापन की योजना बनाते हैं, तो उन्होंने क्या ध्यान में रखना चाहिए वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि पाठशाला में जो मूल्यमापन होता है उसके कई विकल्प होते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस।
लाइक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रकल्प या प्रोजेक्ट होता है, होमवर्क जिसका लगातार असेसमेंट होता ही रहता है, एग्जाम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट, प्रतियोगिता मतलब अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और विशेष मूल्यमापन। विशेष मूल्यमापन का मतलब ये है कि जो विशेष बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो बालक की है, जैसे मैंने पहले कहा, जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, जो भाषा बच्चे को आनी है, जो साधन भाषा का बच्चे ने प्रयोग में लाना है, उसका मूल्यमापन भी होना आवश्यक है, जो ज्यादातर पे नहीं होता है, वो निग्लेक्टेड एरिया है। तो सब जो विद्यार्थी है, श्रवण विकलांग विद्यार्थी और अबाधित विद्यार्थी भी, उनको इन सभी विकल्पों की आवश्यकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि रेगुलर स्कूल टीचर्स जो है वो ऐसा मान के चलते हैं कि श्रवण विकलांग विद्यार्थी मेरे कक्षा में है तो इसमें से क्या बाईपास करना है, ये छोड़ देना है, वो ओमिट कर देना है। ऐसा करना आवश्यक नहीं है। हर बालक के लिए अलग नीति होगी। ऐसा कोई एक मास्टर की नहीं है कि अगर बच्चा श्रवण विकलांग है तो ये बातें ध्यान में रखिए और ये ऐसा करिए। बट इफ यू नो कि क्या क्या ऑप्शंस है, टीचर्स विल बी एबल टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि सब विद्यार्थियों को सब विकल्पों की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रवण विकलांग बालक है इसलिए उसको नहीं करना है। श्रवण विकलांग बालक के लिए भी सभी विकल्प आवश्यक है। और BLC मतलब बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का अलग रूप से मूल्यमापन आवश्यक है। ऐसा हम मान के नहीं चल सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित का मूल्यमापन हो गया है और मराठी के पाठ्य पुस्तक का मराठी, हिंदी जो भी है भाषा के पाठ्य पुस्तक का मूल्यमापन हो गया है इसलिए भाषा का मूल्यमापन हो गया। ऐसा नहीं है। तो भाषा का मूल्यमापन अलग से बच्चे के भाषा के विकास के बारे में होना आवश्यक होता है। और ये जैसे विशेष पाठशालाओं में भी एप्लीकेबल है, उसी प्रकार समावेशित पाठशालाओं पे जहाँ पे श्रवण विकलांग बालक पढ़ते हैं वहाँ भी आवश्यक है। मैम, जैसे आपने बताया कि असेसमेंट ऑप्शन में एक ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क। Yes. उसको हमने कैटेगराइज किया, श्रेणी या वर्गीकृत किया है। हाँ। तो मैम, इज इट राइट टू कैटेगराइज? बिकॉज इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन और मेन स्ट्रीमिंग, then is it right to categorize on the basis of this project work? No. Yeah, your question is right. Actually, again, I would avoid the term normalization because that's seen in a very negative way. But yes, we want every child to be ultimately socially mainstream. Educationally mainstream करना आवश्यक है या नहीं, हर बालक की स्थिति के अनुसार वो तय होगा. Parents, families and professionals will take that decision. But socially, yes, every child we want to be mainstream. वो समाज का हिस्सा बने. यहाँ पे जो श्रेणी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने बात की, वो इसलिए बात की कि ये जो विकल्प है उसका आउटकम क्या होता है। मतलब जब ऑब्जर्वेशन आप यूज करते हैं एज अ टूल तो उसका आउटकम होता है रिमार्क में। जब आप प्रकल्प प्रोजेक्ट देते हैं तो उसका आउटकम होता है ग्रेडेशन में या क्लासिफिकेशन में। तो ये क्लासिफिकेशन या ग्रेडेशन अबाधित बच्चे और श्रवण विकलांग बच्चे इस प्रकार से नहीं है। एक प्रोजेक्ट कक्षा में अगर 70 विद्यार्थी है, उनको दिया गया है, तो फिर बाद में एज एन आउटकम, एज एन इंटरप्रिटेशन, टीचर जो है वो उनको ग्रेड दे सकती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को A ग्रेड मिली है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को B ग्रेड मिली है। या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सब बच्चे हैं, इन्होंने अच्छा किया है, इन्होंने संतोषजनक किया है और इन्होंने ज्यादा अच्छा नहीं किया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस वाज डिस्कस्ड। जो प्रिंसिपल्स है समावेशित शिक्षा में उसको थोड़ा हम ब्रीफली देख ले। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्चुअली आई वुड से इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इंक्लूसिव एजुकेशन बट स्पेशल स्कूल्स में भी, and not only in terms of language assessment but all sort of assessment and all sort of teaching, the basic principle is no omission, only careful substitution. ये बहुत बार देखा जाता है कि समावेशित कक्षा में जो श्रवण विकलांग बालक पढ़ते हैं वो तीसरी, चौथी, पांचवी तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो अनसक्सेसफुल फेल होने लगते हैं। 7वीं 8वीं कक्षा तक देन ड्रॉप आउट रेट भी बहुत हाई है, बहुत से सब्जेक्ट्स में फेल होते रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? एक तो सीधी सी बात है क्योंकि वहाँ ज्ञान और भाषा दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ऐसा है कि पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में बहुत बार सिंपैथी ग्राउंड पर उनको पास किया जाता है। टीचर अगर रेगुलर सेटअप में, इफ आई एम अ टीचर
और मेरे पास 70 विद्यार्थी है और उसमें से एक बच्चा है श्रवण विकलांग बच्चा, मुझे ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है कि वो क्या हियरिंग एड पहनता है, उसकी भाषा की क्या लेवल है, उसका असेसमेंट किस प्रकार से करना है। मेनी अ टाइम्स आई एम हेजिटेंट कि उसके साथ मैं बात कैसे करूं। तो ये हालात में अगर मैं हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ। जनरली टीचर्स फिर ऐसा सोचते हैं कि अरे बेचारा बच्चा है, बैठा रहता है, ना तो उसको कोई दोस्त है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, चलो मार्क्स देके पुश करो। तो ये आई एम नॉट अगेन ब्लेमिंग बिकॉज द टीचर डज नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज कि क्या करना है, पर ये बहुत गलत है बिकॉज ऐसा फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, कहीं ना कहीं जाके बच्चा अटक जाएगा। तो वो बच्चा तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक उसके पास पर्याप्त भाषा और ज्ञान नहीं हो। तो सिंपैथी लेवल पे, सिंपैथी ग्राउंड्स पे जब तक टीचर्स बच्चे को पास कर रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ देयर शुडंट बी एनी ओमिशन, मतलब ये बच्चा श्रवण विकलांग है इसलिए उसको ये करने में छूट है। अगर समझिए कि रिसाइटिंग अ पोएम इज अ वेरी कॉमन फीचर इन द क्लासरूम कि उठो और तुम कविता सुनाओ, उठो तुम पाढ़े कहो, दो का पाढ़ा, तीन का पाढ़ा। तो ये जब श्रवण विकलांग बालक की बात आती है तो टीचर नोज कि ही इज unable to do that, maybe he will not be able to recite the poem, but he should be given the opportunity, he should be given a good listening जब वो कह रहा है। एंड अगर उसके ऊपर अंक देने हैं तो you can substitute saying the poem by writing the poem or any other project work on that poem, but don't give marks without holding the exams। और वैसे वो थियोरी में बहुत मतलब आम सा लगता है कि ऐसे तो नहीं होता होगा, पर ऐसे बहुत बार होता है कि कविता तो उसको मैं बोलने को नहीं कह सकती हूँ तो ऐसे उसको 100 में से 50 दे दिए। दैट शुडंट हैपन एंड दैट इज वाई ये जो पॉइंट है कि देयर शुडंट बी ओमिशन ऑफ एनी टास्क एंड देयर शुडंट बी एनी ओमिशन ऑफ एनी ऑफ द असेसमेंट एरियाज। ओनली व्हाट वी रिक्वायर इज केयरफुल सब्स्टिट्यूशन कि अगर ये नहीं कर पाया है तो ये करे, अगर ये विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है अगर ये नहीं कर पाता है तो उसके बदले में बच्चे को कुछ ना कुछ करना होगा एंड ओनली देन ही गेट्स द मार्क्स। इट शुड नॉट, द चाइल्ड शुड नॉट मूव अहेड इन द लैडर ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथी कि हेल्पलेसनेस, टीचर फील्स कि मैं कर ही क्या कर सकती हूँ तो उसको आगे पुश किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लिखित रूप में श्रवण विकलांग बालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचनाएं पहुंचे बिकॉज वर्बली आते जाते टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते रहते। सपोज कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है और बता दिया कि अगले फ्राइडे सबमिट करना है, हाँ, तो सब विद्यार्थियों तक ये मैसेज पहुंच गया, पर अपना जो श्रवण विकलांग बच्चा इस क्लास में बैठा है उसको मालूम है प्रोजेक्ट करना है, वो तैयारी भी कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने मिस आउट कर दी क्योंकि वो आते जाते टीचर ने 2-3 बार कहा फिर भी उस तक नहीं पहुंचा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है अबाउट ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसके बारे में, उसके लिखित रूप में अगर सूचना बच्चे को एंड उसके साथ अभिभावक को मतलब पेरेंट्स को अगर जाती है तो दैट गोज अ लॉन्ग वे बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट द चाइल्ड वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस, ये प्रोजेक्ट एंड ग्रुप वर्क, टीम वर्क, कॉम्पिटिशन, बट ही जस्ट डजंट नो व्हाट रोल ही हैज टू प्ले एंड वो टीचर 2-3 बार समझाते भी उसको समझ में नहीं आता है। तो अगर पेरेंट्स को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि इस सैटरडे ये कंपटीशन है और ये देखा जाएगा, उसके लिए ये साथ में लेके आना है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर पेरेंट्स तक पहुंचती है तो बहुत सुविधा होती है वो बच्चे को कि वो क्लासरूम का हिस्सा बने, वरना वो मिस आउट करता है एंड देन ही इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द क्लासरूम, जिसको हम कहते हैं कि उसका एजुकेशनल इंटीग्रेशन हो गया बट क्लासरूम में सोशल इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ही डजंट फील पार्ट ऑफ द क्लासरूम सोशली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। तो जब मूल्यमापन करते हैं बच्चे का तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। और जो श्रवण विकलांग बालक है उसकी मानसिकता पे ध्यान देना है। हर श्रवण विकलांग बालक अलग है, एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड वी नो, बट जो अबाधित पॉपुलेशन है एटलीस्ट उनमें कुछ कंसिस्टेंसी है, उनको ग्रुप किया जा सकता है, उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर 4 साल का बालक है तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। पर यही बात जब श्रवण विकलांग विद्यार्थी की आती है तो इट इज अ वेरी हेट्रोजेनस ग्रुप। यू कांट प्रेडिक्ट कि ये जो श्रवण विकलांग बालक है
वो 5 साल का है इसलिए वो ये कर सकेगा और ये नहीं कर सकेगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि उसके हियरिंग एड कब मिला है, उसका अर्ली इंटरवेंशन हुआ है या नहीं, उसके पेरेंट्स मोटिवेटेड है या नहीं। तो यू कांट जनरलाइज, एक ऐसा ये नहीं बना सकते हैं कि वो प्रिंसिपल लेके आगे बढ़े। यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, नीड्स ऑफ द चाइल्ड, जो एजुकेशनल नीड्स, कम्युनिकेटिव नीड्स, एंड देन यू हैव टू गो अहेड। So there are different assessment options available into a classroom in order to have a language assessment. One, the teacher can observe the child, or there may be options such as homework, classwork, project work, examinations, competitions, and the basic language competence should also be assessed, which is a very important part. And these options should not be available to the normal child but to the hearing impaired child. All options should be available to all kind of children. Next, we saw the different kinds of, we'll see the different kinds of assessment responses. When we prepare assessment, when we plan assessment, तब हम जो बच्चों से उम्मीद है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे, उसके ये 3 विकल्प है जो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। फर्स्ट इज ओरल ऑप्शन, देन रिटर्न ऑप्शन, एंड एक्टिविटी एक्शन। मतलब अगर बच्चे को कहा जाए कि ये फूल उठाओ, और लिप रीडिंग या हियरिंग एड के थ्रू उसको समझ के वो फूल उठाना है, सो हियर द चाइल्ड रिस्पॉन्स इज इन टर्म्स ऑफ एक्शन। सो क्रिया द्वारा भी बालक प्रतिसाद दे सकता है, या कोई क्वेश्चन पूछा है और बच्चा जवाब देता है ओरली, तो इवन दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो जो श्रवण विकलांग बालक होते हैं उनका प्रॉब्लम एरिया, एज वी ऑल नो, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज एरिया, इज ओरल कम्युनिकेशन। मेनी अ टाइम्स जो इंक्लूसिव सेटअप में श्रवण बाधित बालक सीख रहे हैं, उनका जो बोलना है वो इतना शायद इंटेलिजिबल ना हो कि टीचर्स को समझ में आए या उसके जो क्लासमेट्स हैं उनको समझ में आए। तो यहाँ पर भी टीचर्स को यही देखना है कि बिकॉज बच्चे का कम्युनिकेशन समझ में नहीं आता है, या बिकॉज अगर आपको लगता है एक टीचर को कि मेरी बात उस तक नहीं पहुंच रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, जाने दो ना, मैं उसको सवाल ही नहीं पूछूंगी। या फिर मैंने अगर सवाल पूछा है और बच्चे ने अपना हाथ ऊपर उठाया है कि मैं जवाब देना चाहता हूँ, और फिर भी पता नहीं मुझे वो बात समझ में आएगी या नहीं, उसका स्पीच समझ में आएगा या नहीं, तो आई डोंट गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शंस है बच्चे को, विद्यार्थी को, उसमें केयरफुल सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड वेल इन्फॉर्म्ड सब्स्टिट्यूशन। कि बच्चों की ओरल एग्जाम है, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि ओरल एग्जाम को वेटेज बढ़ गया है। आम शिक्षा में अगर आप देखें तो लगभग अराउंड 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आर केप्ट फॉर ओरल एग्जाम एट एसएससी लेवल ऑल्सो। सो वो ओरल एग्जाम में पूरा एग्जाम्शन ना देते हुए, मतलब इन श्रवण विकलांग बच्चों की ओरल एग्जाम लेनी ही नहीं है, ऐसा एक नियम न बनाते हुए, कुछ श्रवण विकलांग बालक ऐसे भी होंगे जो इफेक्टिवली ओरल एग्जाम भी दे पाएंगे with good hearing aids, or maybe with cochlear implant, or maybe with early intervention and good training, उनको वो opportunity मिलनी चाहिए। और जो नहीं दे पाते हैं, if the teacher finds कि the child is unable to do that, then there has to be a substitution कि अच्छा ये बोल के नहीं कर सकता है तो एक्शन के द्वारा दिखाए, या if both are conversant with sign language then sign language, और रीडिंग राइटिंग तो है ही जो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों जानते हैं। There are different principles which is to be followed. First is no omission and careful substitution. Like for example, we ask a child to recite a poem, and for a hearing impaired child it is very difficult to recite a poem. So it's not that we'll skip on to that. We'll provide a substitution. We can ask the child to write that particular poem, and the proper information should be provided for the hearing impaired child. Like we saw an example. If the teacher is giving details about the project work, then he should write it on the blackboard, and these information should also be passed on to the parents, and the child's cognitive level should be followed while going on for the assessment. आगे बढ़ते हुए मैम हम क्या देखेंगे? वही प्रिंसिपल्स को थोड़ा और देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, नो ओमिशन ओनली केयरफुल सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि श्रवण विकलांग बालक या कोई भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दे हैव सम एग्जम्पशंस, फैसिलिटीज, कंसेशंस फॉर एग्जामिनेशन। तो ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए हुए हैं या स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में दिए हुए हैं, उसके ओवर एंड अबाउट दैट कई बार टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि अपने तौर से मैं ये छूट दे दूं,
अपने तौर से मैं ये कंसेशन दे दूं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर स्कूल्स में जो टीचर्स है, अगर उनके कक्षा में किसी भी प्रकार का विकलांग बालक है, तो दे शुड नॉट गिव कंसेशंस एंड एग्जम्पशंस ओवर एंड अबाउ विच आर गिवन बाय द लेजिस्लेशन। मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट है या इम्प्लीमेंटेशनल गाइडलाइंस होते हैं हर स्टेट के, उसके अलावा उसके ऊपर से कुछ कंसेशंस नहीं देने चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिंपैथी ग्राउंड पर बहुत बार ऐसा होता है कि आई डोंट नो अभी कैसे उसको इवैल्यूएट करूं, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो किस प्रकार से अंक दे दूं, इसीलिए ज्यादा अंक दे दिए, मोर देन व्हाट द चाइल्ड डिजर्व्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे कहूंगी, या तो स्पेशल स्कूल्स में या इंक्लूसिव सेटअप में या जहाँ पे भी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्री स्कूल लेवल, जहाँ पे भी मूल्यमापन होता है, तो हम ऐसी सिस्टम चाहते हैं जहाँ पे मूल्यमापन प्रणाली की गंभीरता जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। जो उसका अर्थ है, जो उसकी भूमिका है, जो उसका रोल है पूरी शिक्षा व्यवस्था में, वो अच्छी तरह से समझ के, मान के ही ये जो क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं या क्वेश्चन पेपर चेक होते हैं या अंक दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दिया जाता है, उस पूरी व्यवस्था में कहीं डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। आगे मैंने पॉइंट में कहा है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, कि परीक्षा पद्धति को हल्का नहीं करना है। ये खास तौर पे श्रवण विकलांग बालकों की स्कूल्स में, और जब भी श्रवण विकलांग विद्यार्थी की बात आती है तो ये देखा जाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि क्या संबंध है डाइल्यूशन एंड डाइजेशन में। जब बच्चा छोटा होता है 1-2 महीने का और उसको दूध देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के दूध देते हैं, क्योंकि उसकी डाइजेशन कैपेसिटी पूरा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा पानी उसमें मिलाना उस समय आवश्यक होता है। तो ये जो श्रवण विकलांग या कोई भी प्रकार के डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको थोड़ा डाइल्यूशन जरूरी होता है सो दैट दे कैन डाइजेस्ट। बट आई फील हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ओवर डाइल्यूशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि जिसकी आवश्यकता ना हो उसमें उससे भी अधिक पानी दूध में मिलाया जा रहा है। कि चलो, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि श्रवण विकलांग बालक है तो उसको समझिए आधा घंटा ज्यादा मिलता है, उसको कुछ प्रश्न चेंज करके दिए जाते हैं, उसको पासिंग में शायद 35 से 25 पे रखा जाए। फिर कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, पर बच्चा साइंस जो पढ़ेगा, मैथ्स जो पढ़ेगा, वो 7th स्टैंडर्ड का पढ़ेगा। तो करते करते इतना हम दूध में पानी मिलाते जाते हैं कि फिर बच्चे की डाइजेशन सिस्टम कभी दूध को ले नहीं पाएगी। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। कि इसमें सबसे बड़ा आर्ट ये है कि जो पानी है वो कम कम होता जाता है। जब माँ पहले पानी 1 कप मिलाती है तो फिर आधा कप मिलाती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है और कम कर देती है, और जब उसको लगता है कि अभी नहीं मिलाना है तो पूरा दूध देती है और बच्चा डाइजेस्ट करता है। तो ये जो असेसमेंट पूरी सिस्टम है, यहाँ पे ये जो डाइल्यूशन एंड डाइजेशन का रिलेशन बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि श्रवण विकलांग बालक है तो सब आसान होना चाहिए, श्रवण विकलांग ये है विद्यार्थी है तो उसकी लैंग्वेज की बड़ी गंभीर समस्या है, तो उसको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, उसको ये नहीं करने को कहा जाएगा, उसको ये नहीं सिखा सकते, साइंस का ये हिस्सा जो है वो उसको कभी नहीं समझ में आएगा, हिस्ट्री की ये कंसेप्ट है उसको छोड़ के आगे चले। 17 अगर चैप्टर्स है हिस्ट्री की किताब में, पहले से ही मान के चले कि इसमें से 10 पढ़ाने हैं। ये सब बहुत गलत है, बिकॉज बच्चों को फिर उसकी आदत हो जाती है, और फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत पानी मिलाया हुआ दूध देते रहेंगे और एक दिन दूध दे देंगे तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब सोशली मेन स्ट्रीम बालक हो जाता है, या तो कॉलेज लेवल पे जाता है या समावेशित शिक्षा में जाता है या जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो उसकी डाइजेशन सिस्टम को हमने इतना नाजुक बना के रखा है कि वो आम जिंदगी नहीं कर पाता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि जो मूल्यमापन है उसको हमने बहुत गंभीरता से लेना है। जैसे मैंने कहा कि रेजिंग द बार जो है, अपना जो स्तर है वो किस तरह से ऊपर उठे, इसकी तरफ ध्यान देना है। किसी भी चीज का ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, ओवर डाइल्यूशन नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। So, if we want to summarize, then we can see the language assessment, it is a process within which the knowledge, the use and the development of a
language into a present state of a particular person or a group of a person can be identified. Then we saw the different assessment procedures. First, it is very important to identify the need of the assessment and to describe the strategies of the assessment. It can be through reading, writing, through listening, hearing, and it can be through the sign language. Then we have to choose the type of the assessment. Either we want to do the self-made assessment, or we want to do the formal, informal assessment. And there are different standardized tests which are also available, which the teacher can opt to. Next, we'll carry on the assessment procedure. After that, we have to interpret the numbers, make a documentation, and provide the feedback to the teachers and to the child. So we can say the language, it is an abstract kind of thing which is very necessary for the social interactions and to follow the societal norms. Basically, if we talk of the classroom environment, and it can be expressed in 3 ways, which is reading, writing, listening, hearing, and through the sign language. Then we saw some close-ended and open-ended questions which can be on the basis of the knowledge, the language, the vocabulary, the grammar, and they can be direct, indirect, and inferential questions. Then we saw certain principles of the assessment, which is no omission and careful substitution, and the information should be clearly described to the child, and this information should also be passed on to the parents. Then we have to understand the cognitive level of the child, and there's a concept to be followed, which is dilution and digestion concept, and certain liberation, certain exemptions are to be provided to the hearing impaired child. Now it's time for closing our session, but before that, I would like to thank our viewers and Dr. Asmita to come Thank over you. here and discuss with us. Thank you.